तो पूरा का पूरा जो बीच में एक इंसान की लेयर थी वो गायब हो गई। तो काफी जगहों पे हमको ये दिख रहा है एआई एजेंट्स की वजह से कि आपने जो इंसान बिठा रखा था और वो बहुत ही टेम्पलेट वाला काम कर रहा था ना कि भाई ये 10 चीजें हैं, तेरे को ये 10 ही चीजें करनी है, अब वो एआई कर रही है। कोडर का जो जॉब है ना, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का या एनालिस्ट का भी एक जो जॉब है, राइट, उसको इस तरह से देखना कि वो कोड लिखता है, वो बहुत ही लिमिटेड व्यू है उसके जॉब का। एक्चुअली बहुत एंट्री लेवल पे ही आप शायद ऐसा करते हो, बट थोड़े भी ऊपर आने के बाद एक्चुअली आप कोड शायद 10-20% टाइम ही लिखते हो। कोडर का काम कभी भी ये नहीं था कि बस वो 4 लाइन का कोड लिखना जो आज कोई और लिख सकता है, राइट। कोडर का काम हमेशा ये था कि मुझे समझना है कि ये बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निकली क्या करने की जरूरत है और ये मैं कैसे करूँ ताकि बाकी सिस्टम ब्रेक ना हो। जेफरी हिंटन जो है, जो कि गॉडफादर बोलते हैं उनको एआई का, उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था। वो तब बोल रहे थे कि रेडियोलॉजिस्ट का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका मानना ये था कि रेडियोलॉजी सिर्फ एक्सरे वगैरह देख रहा है और अब तो इमेज इतना इम्प्रूव हो गया था, तो खुद जो भी ट्यूमर आइडेंटिफाई करना है या जो भी चीजें आइडेंटिफाई करना है वो तो खुद एआई ही कर लेगा, तो रेडियोलॉजिस्ट की काम ही खत्म हो जाएगा। अब 10 साल हो गए उस प्रेडिक्शन को। एक्चुअली रेडियोलॉजिस्ट का नंबर बढ़ गया है कई सारे हॉस्पिटल्स में। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। ख्याति, क्या हाल चाल है? हालचाल ठीक ठाक है। हमारे श्रोता गणों ने वैसे हमसे डिमांड की है कि बहुत दिनों से एक टेक्निकल पुलियाबाजी नहीं हुई है। वैसे पिछला हफ्ता तो बहुत ही खतरनाक था और बहुत ही मतलब नया कुछ हुआ था इस हफ्ते। एक तो क्लाउड कोड तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन क्लाउड कोड की खबरें बहुत आ गई और क्लाउड कोवर्क भी लॉन्च हुआ था। तो काफ़ी लोगों ने उसका प्रयोग किया, उपयोग किया। मैं भी अपनी दास्तान सुनाता हूँ आपको उसके साथ। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि काफ़ी जो सैस मार्केट था, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वो काफ़ी वो कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस थोड़े एकदम टैंक हो गए और इस वजह से काफ़ी तहलका मच गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब ये मतलब फंडामेंटल चेंज आ गया है। जो जोहो के फाउंडर है, उन्होंने ये भी लिखा कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वो अपनी आजीविका के लिए दूसरे विकल्प ढूंढना शुरू करें। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है। तो क्योंकि हम लोग एजेंटिक एआई की बात कर रहे हैं वगैरह, तो हम लोग हमारे जो एजेंट है सिलिकॉन वैली में उनसे बात करते हैं, जो कि है सौरभ। और हम लोगों को ये बात करनी थी सौरभ की इसका अपनी एक श्रृंखला तो चली रही है। पुलियाबाजी का पहला एपिसोड भी एआई पर था 2018 में। तो हम लोगों की कई सारी एपिसोड्स हैं इसमें। तो ये जो हफ्ता है ये काफी एक माइलस्टोन है, तो हम लोग उसी के ऊपर एक बार बात करते हैं। और मुझे लग रहा है 5 साल बाद हम लोग सुन पाएंगे पुलियाबाजी के एपिसोड की। एक तरीके से एक डायरी है ये, एआई एज की डायरी है पुलियाबाजी के हवाले। तो उसी के ऊपर बात करते हैं, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले हफ्ते खूब सैसोकैलिप्स मतलब मीडिया ने खूब सारे नाम दिए हैं यहाँ पर। अच्छा। और यहाँ बे एरिया में तो बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं ना, तहलका मचा हुआ है इस चीज को लेकर के। जितना बाहर से दिख रहा है उससे ज्यादा तहलका मचा हुआ है। लोगों की नींदें उड़ी हुई है प्रैक्टिकली। और जो लोग इस चीज में काम कर रहे हैं, खासकर सैन फ्रांसिस्को सिटी में, वहां पे लोगों की नींदें उड़ी हुई है इन द सेंस कि वो कह रहे हैं कि मतलब लोग ऑलमोस्ट 7 दिन काम कर रही है कंपनियां, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये इतना एक्साइटिंग चीज है, हमसे कोई मिस ना हो जाए। तो वो मतलब जो कंपनियां ये एजेंट्स टाइप की चीजों पे काम कर रही हैं वगैरह, मतलब नॉन स्टॉप काम चल रहा है वहां पे। कोई लोग घर वर नहीं जा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। इस तरीके का माहौल बना हुआ है एसएफ सिटी में। सौरभ, पर लेकिन ज्यादा डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए ये समझाइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है जिसका ये रिएक्शन है, राइट। तो ठीक, उसका बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, थोड़ा सा क्या है ये हाँ, रिएक्शन? थोड़ा सा रिकैप कर सकते हैं कि मतलब एआई तो थी पहले, तो अभी क्या खास हो गया ऐसा, है ना। तो शुरू से शुरू कर सकते हैं कि सो एआई खास कैसे हुई। तो एआई बहुत पहले 80 के दशक में भी एक एआई का तहलका मचा था, जब नए नए कुछ इस तरीके की चीजें आई थी। उसके बाद में वो हाइप जो है वो असली में उतनी शक्ल नहीं ले पाई। तो बहुत सालों तक, नियरली 20-25-30 सालों तक एआई का काफी बुरा नाम था, बाय द वे। इसलिए जब ये गूगल वगैरह ने दोबारा से नई टेक्निक्स यूज करनी शुरू करी एआई की, तो उन्होंने नया नाम दिया था मशीन लर्निंग।
तो ये क्योंकि जो पुराने न्यूरल नेटवर्क वाले जो तरीके थे वो काफी डिस्क्रेडिटेड थे लार्जली, क्या कहते हैं, क्योंकि अब हमको पता ऐसा चलता है क्योंकि कंप्यूट इतनी अच्छी नहीं थी, लोगों ने उतने ज्यादा नेटवर्क नहीं बनाए घने, जैसे कि जिनसे कि आपको रिजल्ट मिल सकता है। ये चीज काफी इतनी ज्यादा इंट्यूटिव नहीं है कि भाई आप ये सेम ही टाइप का न्यूरॉन है। उसमें भी खैर तरक्की हुई, काफी ट्रांसफार्मर आया वगैरह जो भी आया, सीएनएन आए तो उससे इमेजेस अच्छी हुई। तो लोग बोलते हैं कि पहला आहा मोमेंट हुआ जब कंप्यूटर देखने लगे इंसान से अच्छा, जो कि इमेज नेट 2012 का नेटवर्क हाँ है, जब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह आए तो तब से शुरू हुआ। और फिर ये जो ट्रांसफार्मर जैसे नेटवर्क आए, जिन्होंने अटेंशन नाम की चीज की, वो नेटवर्क में कहाँ पे अटेंशन होनी चाहिए, तो अटेंशन इज ऑल यू नीड वाला जो पेपर है फेमस। लेकिन उसके बाद भी ये चीज कि हाँ मेरे को एक रिजल्ट आएगा अगर मैं ऐसे 5-10 हज़ार नेटवर्क न्यूरॉन लगाऊंगा एक साथ, लेकिन एक साथ मैं अरबों लगाऊंगा तो उससे उससे रिजल्ट एकदम अलग हो जाएगा, ये लोगों को उम्मीद नहीं थी। तो ये वाली जो चीज है, और ये आसान तरीका भी नहीं क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं इतने सारे लगा करके, तो लोगों ने मतलब बेट भी जबरदस्त लिया यहाँ पे, इसमें मानना पड़ेगा सिलिकॉन वैली को कि उन्होंने कई 100 मिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए इस टाइप के नेटवर्क में। हो सकता है लगा के पता चलता है कुछ नहीं निकला, लेकिन उन्होंने उतने पैसे लगा के देखा कि कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और सही में निकला। तो उसके बाद तो अब सब लगे हुए हैं। लेकिन काफी समय से क्या हो रहा था आप देखेंगे कि एआई काफी अच्छी थी एक तरह से, उन्होंने पूरी की पूरी जो इंटरनेट का डेटा है उसका सार बना दिया है, अपने नेटवर्क्स में वेट्स बन जाते हैं उसके सार का, और फिर जब आप उससे सवाल पूछते हैं तो वो उस सार को खोल के आपको दोबारा से बता देता है। लेकिन वो जो कंप्रेशन होता है सार बनाने का, उसी को शायद हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, कि जब आपने इतने सारे डेटा को आपने वेट्स में बनाया तो वो एक तरीके की इंटेलिजेंस है। लेकिन आप जब उससे एक ही लय के सवाल पूछते रहे कि आपने एक चीज बात करी, फिर एक, जैसे हम 1 घंटा आपस में गपशप लगा लेते हैं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है कि हम भूल जाते हैं कि 1 घंटा पहले हम क्या बोल रहे थे, थोड़े से भटक सकते हैं लेकिन हमको हमारे तार जुड़ा रहता है। एआई का तार वैसे नहीं जुड़ा रहता, तो वो जो है पुरानी चीजें भूलने लगता है, वो अज्यूम करने लगता है कि मैंने तो ये बोला था, या वो क्या कहते हैं बहकी बहकी बातें करने लगता है टाइम के साथ। तो ये वाली दिक्कत आ रही थी। अब क्या हो गया, ये जो लॉन्ग रनिंग एजेंट्स जिसको बोलते हैं, तो सब लोगों को चाहिए था कि एजेंट्स होने चाहिए। तो एजेंट का क्या मतलब है, पहली चीज ये एक्चुअली एजेंट शुरू में ही अगर आप देखें पीटर नॉर्विग ने एजेंट्स वगैरह एआई एजेंट्स डिफाइन किए थे कि एआई एजेंट वो चीज है जो कि ऑटोनोमसली स्वचालित रूप से अपने आप चलता रहे, डिसीजन लेता रहे कंटिन्यूअसली, वो देखता रहे मैं कहाँ पर हूँ, अपनी एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता रहे, अपने एनवायरनमेंट से देखता रहे कि क्या हो रहा है, उसके हिसाब से सही निर्णय लेता रहे खुद ब खुद। ऐसा नहीं है कि उसको बार बार बताना पड़ रहा है तुम ये करो, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो। लेकिन हम एआई को अभी कैसे यूज करते हैं, चैट की तरह से, हम उससे पूछते हैं कुछ, वो हमको जवाब दे देता है। लेकिन अब जो हमारा पिछले इंटरेक्शन रिस्ट्रिक्टेड है अभी, हाँ मोस्ट पीपल जिस तरह से हम हाँ कर रहे हैं, हाँ, राइट? बट लेकिन जो एजेंटिक एआई है उसमें ये है कि वो एआई का एजेंट खुद से चलेगा अपनी एनवायरनमेंट से, और उसकी एनवायरनमेंट कैसी भी हो सकती है, अगर रोबोट की शक्ल में है तो फिजिकल एनवायरनमेंट हो सकती है, पर अभी तो डिजिटल एजेंट ही है ज्यादातर। और डिजिटल एजेंट का ये मतलब है कि वो कुछ एपीआई से कनेक्टेड है, जहाँ पे अब बीच बीच में ये भी नई चीजें आई हैं जिनकी वजह से अभी एमसीपी सर्वर नाम की चीज आई है, जिसकी वजह से आप जो एजेंट्स हैं वो दूसरे सिस्टम्स का डेटा भी ले सकते हैं। तो अगर आप अपना डेटा एक्सपोज करें तो एजेंट उसके थ्रू बोल सकता है कि अच्छा मुझे मान दीजिए एक किसी कंपनी के अंदर ईआरपी सिस्टम होता है, अकाउंटिंग सिस्टम्स है, हाँ, और आपके पास वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम है, सीआरएम सिस्टम है जिससे आपको कस्टमर का डेटा आ रहा है। तो अगर आपने एक ऐसा नया एजेंट बना दिया कि यार अगर क्या कहते हैं मान लो कुछ माल की शॉर्टेज वॉर्टेज है, तो कौन सी मेरी कस्टमर्स की लीड्स हैं उन पे इम्पैक्ट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल। अब माल की शॉर्टेज जो है वो ईआरपी सिस्टम में दिखेगी उसको, और कस्टमर की लीड जो है उसको अपने फोरकास्टिंग सिस्टम में सेल्स फोर्स में दिख सकती है। लेकिन ये दोनों सिस्टम को कंटिन्यूअसली देख के वो बता सकता है अरे यहाँ पे इस माल की शॉर्टेज आ रही है, तो इन कस्टमर्स को मे भी थोड़ा सा पहले से बता दो कि शायद देर हो सकती है तुम्हारे काम में, है ना। तो इस तरीके की चीज जो है एक एआई एजेंट कर सकता है, पर वो मतलब एक ऐसी चीज पर बहुत कुछ और कर सकता है इस तरीके। तो आप एक एआई एजेंट लगा सकते हो, आज की डेट में इस तरीके का डिसीजन मेकिंग कोई इंसान कर रहा होता। ओके, तो ये तो अब लेकिन हाँ ये हाँ ये बताइए। सैस में जो तहलका मचा है, सैस इंडस्ट्री में सब लोगों को टेंशन जो आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्लॉड कोड ने तो अभी तक तो कोड तो बहुत सारे बन ही रहे थे, सब लोग
कोडिंग कर ही रहे थे, राइट, एआई लोग। तो अब ये क्लाउड कोड में ऐसा नया क्या है जिसकी वजह से सास को स्पेसिफिकली टेंशन है? बिल्कुल। तो अब कोडिंग में अब ये क्या हुआ, देखिए मैंने तो इतने सारे एग्जाम्पल वगैरह भी अलग अलग टाइप के दिए और ये सब लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि भाई अब ये एआई जो है ये मान लो सेल्फ ड्राइविंग कार में बहुत अच्छा कर लेगा, या फिर आपकी इमेज डिटेक्शन बहुत अच्छी, ओसीआर जो है सारा का सारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होते हैं वो सब एआई बेस्ड हो गया है सब कुछ। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हैं वही एआई सबसे पहले हजम करना शुरू कर देगा। उसका एक अच्छा कारण है क्योंकि एक तो हमने एआई बनाया जो कि टेक्स्ट डेटा को एनालाइज करने में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कोड का बहुत सारा टेक्स्ट डेटा अवेलेबल पूरी दुनिया में, तो ट्रेनिंग डेटा बहुत ज्यादा है कोड का, सबसे पहली चीज। दूसरी ये चीज कि कोड में एक और भी चीज समझ में आती है कि अगर वो कुछ करे तो आपको पता होता है कि इसका आंसर सही आया कि गलत आया, तो आपको ट्रेन करना बहुत आसान है। वैसे कोई भी चीज होती है उसमें ट्रेन करना बड़ा इतना आसान नहीं होता। मान लीजिए आप कोई चीज देखते हैं तो उसके बाद आपको किसी इंसान से पूछना पड़ता है इसने ठीक किया कि नहीं किया, लेकिन कोड लगा के तो आप खुद से पता कर सकते हो कोड जो बना है वो ठीक है कि नहीं है। ये आप ये वेरीफाई करना बहुत आसान है। तो ये सॉफ्टवेयर की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, ये सोच नहीं रहे थे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने, कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एआई हमारी पेट पे लात मार सकता है, लेकिन ये हुआ। तो अब तक लेकिन जो ख्याति तुमने बोला ना कि क्लॉड से कोडिंग लोग कर रहे थे या कर्सर यूज कर रहे थे, वो अलग था। वो था कि आप कोड लिख रहे हो और क्लॉड आपकी मदद कर रहा है कोड लिखने में, आपका असिस्टेंट है। अभी बहुत अलग है। अभी क्या है, आप क्लॉड को बोलते हो मेरे लिए कोड लिख के ले आ, वो एजेंट है अब, और वो पूरा का पूरा कोड लिख करके ले आता है घंटों घंटों चल के। तो ये जो एजेंट वाली मैंने आपको चीज बताई, अब यही चीज आप सॉफ्टवेयर पे, तो एक अच्छा तरीका है मेंटल मॉडल जो एटलीस्ट जिस तरह से मैं सोचता हूँ इस चीज के बारे में, कि आप एआई एजेंट को आज की डेट में ऐसा सोचो कि एक बहुत ही मेधावी इंटर्न है, ठीक है। आपको उसका काम चेक करना पड़ेगा वगैरह, लेकिन उसके पास सारा डेटा है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, और आप उसको कोई भी काम करने को बोलोगे वो जाएगा और काम करके आपके पास लेकर आ जाएगा। और आप ये डिजिटल इंटर्न्स बना सकते हो। हाँ, लेकिन आपको उसके अभी जो कोड उसने लिखा है, जो उसने एजेंट बनाया है, ठीक है, जो भी उसने एक एब्स्ट्रैक्शन बनाया है वो काम करने का, अब वो जैसे आपने सोचा है वो ही वो वैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी तो एक आपको देखना सवाल पड़ेगा। है जो आपको, हाँ, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन वो भी मैंने देखा है कि लोग ना थोड़ा सोच भी इसके बारे में ना अलग से रहे हैं ख्याति, कि जैसे मैं किसी से बात कर रहा था पिछले हफ्ते ही, वो कह रहा था कि अगर रफली उस तरीके का बना दिया है तो मुझे इतनी ज्यादा नुक्ताचीनी करने की क्या जरूरत है, कि तू ऐसा ही होना वो चाहिए। डिपेंड करता है आपका एप्लीकेशन क्या कर रहा है। हाँ, रफली अगर मेरा एप्लीकेशन, मैं मान लो एक कस्टमर सर्विस एजेंट बना रहा हूँ मान लो, ठीक है, या फिर मैं जो हूँ कोई अगर ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म होता है, जैसे मतलब सॉफ्टवेयर में खूब सारे लॉग्स निकलते रहते हैं, आप लॉग देखते रहो और कोई गलत हो तो बता दो, ठीक है। आपने ऐसे आंख लगा के बैठे हुए लॉग के ऊपर में, इंसान तो नहीं बैठा होता, सॉफ्टवेयर ही बैठा होता, तो यहाँ पे मैं एआई एजेंट बिठा दूंगा, ठीक है। तो अब ये वाली जो चीज है, लेकिन कई जगहों पे ना क्या होता था, सॉफ्टवेयर तो अभी भी लगे होते थे जो कि ये देख रहे हैं, उसके बाद में पीछे काफी सारे इंसान होते थे कि जब भी कुछ एक्सेप्शन आएगा तो उसके बाद एक इंसान उसको देखेगा और बोलेगा अरे ये आ गया तो अब हमें ये करना चाहिए, ये आ गया तो अब हमें ये करना चाहिए। अब जो ये चीज थी कि ये आ गया ये करेंगे, ये आएगा ये करेंगे, ये एआई एजेंट कर रहा है, तो पूरा का पूरा जो बीच में एक इंसान की लेयर थी वो गायब हो गई। तो काफी जगहों पे हमको ये दिख रहा है एआई एजेंट्स की वजह से कि आपके अगर आपने जो इंसान बिठा रखा था और वो बहुत ही टेम्पलेट वाला काम कर रहा था ना, कि भाई ये 10 चीजें हैं, तेरे को ये 10 ही चीजें करनी है, अब वो एआई कर लेगा। अगर ऐसी 10-12 ही हाँ, पर चीजें मुझे हैं तो लगता उतना है कर कि लेगा वो। हाँ, पर मुझे लगता है ये एग्जिस्ट जो नया रिलीज है उसका स्पेसिफिक जो अपग्रेड ये है कि वो स्पेसिफिकली एंटरप्राइजेस को सोच के ज्यादा बनाया गया है कि उनके लिए, क्योंकि दैट इज व्हाट आई गैदर्ड फ्रॉम, जितना मैं समझी हूँ, क्या ऐसा है कि वो ज्यादा एंटरप्राइजेस के लिए यूज हो सके, इस हिसाब से ज्यादा मोल्डेड है, इसकी वजह से वो, बिकॉज ये जो भी हमने बात की वो तो सब अभी तक हो ही रहा था। आई नहीं नहीं एम नहीं स्टिल नहीं ट्राइंग टू नहीं अंडरस्टैंड नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ख्याति। वो जो लंबे समय तक एजेंट चलने वाली जो चीज थी वो नहीं हो रही थी, वही तो चीज बदली है पिछले 1-2 महीने में। तो एजेंट्स की जो चलने की लेंथ थी ना वो अच्छी नहीं थी। आप अगर वो पहले भी 1-2 एआई कोडिंग एजेंट्स भी थे, उनका क्वालिटी अच्छा नहीं था। सडनली उसका क्वालिटी उस स्टेज पर आ गया है जहां पर वो लोग बोल रहे थे कि यार वो करके कुछ ले आता था, प्रोटोटाइप बन जाता था, लेकिन वो आप यूज नहीं कर सकते थे 2 महीने पहले तक। अभी लोग बोल रहे हैं कि मैं पूरा का पूरा यूज कर ले रहा हूँ,
मुझे उसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ रहा है। तो मैं अच्छा, इसमें तो मेरा ये फर्क उदाहरण हो दे गया है। देता हूँ, क्योंकि हाँ मैं हाँ। तो कोडिंग करता नहीं हूँ, बहुत बहुत टाइम पहले मैं करता था, 10-15 साल पहले। लेकिन इस हफ्ते जैसे हम लोग सोच रहे थे, हमारी जो वेबसाइट है वो एक ओपन सोर्स टूल पर बनी है, क्वार्टो नाम हम्म का है, स्टैटिक वेबसाइट है। और बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे यार उसमें कुछ बदलाव करना है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था यार। दो लोगों को से बात करो, वो फिर चेंज करेंगे, डेवलपर्स हमारे यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग सोच रहे थे किसी को हायर करना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। फिर क्लॉड कोड में सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरी जो अभी तक हम लोग एलएलएम्स यूज कर रहे थे वो एक चैट विंडो में जाके बात कर रहे थे, ठीक है। पर क्लॉड हम्म कोड में आप उसे अपनी फाइल्स को भी एक्सेस दे देते हो। तो हम हम्म लोगों ने अपने पूरी जो वेबसाइट का कोड था वो गिटहब से निकाला और क्लॉड कोड को एक टर्मिनल में रन कर दिया। तो क्लॉड कोड खुद पढ़ सकता है कि ठीक है ये फाइल है, आपने ऐसा वेबसाइट बनाया है, ये सब उसे पता है। उसके बाद आप उसको बोल दो कि यार मेरे को ये वेबसाइट में ये बदलाव लाना है, क्या तुम बोल सकते हो कि मेरी वेबसाइट थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही है, इसको अच्छा करना है। तो वो काफी खुद से एजेंट चला रहा है, और वो प्लान भी करता है। एक प्लानिंग मोड आता है कि अगर कुछ थोड़ा आपने एक कॉम्प्लेक्स टास्क दे दिया तो वो प्लान मोड में चला जाता है कि ठीक है मैं ये चीज़ें करूंगा, मैं मल्टीपल एजेंट्स चलाऊंगा, फिर मैं टेस्ट करूंगा, फिर मैं आपको एक रिजल्ट दिखाऊंगा। तो इसकी वजह से क्या ज़बरदस्त चीज़ें हुई है। मतलब 1-2 दिन में मैंने कई सारे ऐसे छोटे छोटे एपलेट्स वेबसाइट बनाई है जो मैं सोचता भी नहीं कि मुझे करना था वो, लेकिन अब मुझे लगा हम्म कि यार अगर मेरे पास डेटा है तो मैं एक नई वेबसाइट बना सकता हूँ। जैसे हम लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। अब मनोज जो कि हमारे एपिसोड पर आए हैं, वो हर दिन एक पीपल्स डेली का ब्लॉग लिखते हैं, तो वो ट्रांसलेट करते हैं कि चाइना में क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि इतना डेटा है अपने पास, उसका हम लोग कुछ बना सकते हैं क्या वेबसाइट। तो हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट बनाई कि किस तरीके से चीन की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में उनका अमेरिका के तरफ रुझान हो रहा है, मतलब क्या एंटागनिस्टिक है या फिर वो दोस्ती भरा है। पॉजिटिव है। इसका हम लोगों ने 7 साल का डेटा क्लाउड कोड को मतलब बोला कि तुम स्क्रैप करो, स्क्रैप करने के बाद एनालाइज करो और क्लासिफाई करो। तो उसने पूरा एक टोन मैपिंग बना दिया, और ये मैंने 2 घंटे हम्म में क्लाउड कोड ने करके दे दिया। तो ये हाँ। इस टाइप की चीजें पहले नहीं हो रही थी, और ये मतलब मैं ना कर रहा हूँ, कई लोग तो बहुत ही अच्छी चीजें कर रहे होंगे, लेकिन मेरे नहीं जैसा कर ले, इंसान। बहुत सारे लोग हम्म कर रहे हैं। आई एम नॉट डिबेटिंग दैट, आई हैव आल्सो सीन हम्म दैट, सो आई एम हम्म। जस्ट सेइंग कि बट वो डिफरेंस कहाँ पे है वो मैं समझने की वो कोशिश ये कर रही हूँ लॉन्ग कि क्या रनिंग जो कंटेक्स्ट विंडो की क्वालिटी का डिफरेंस है ख्याति, कि ये लंबे समय तक जो हम्म, चलने वाला है। और काफी सारी ऊपर मैं बोलूंगा कि लोगों ने क्या किया है ना, अभी एक और चीज, इन लोगों ने, क्लॉड ने, ओपन एआई वगैरह ने, लोगों जो बहुत अच्छे यूजर्स जिस तरह से यूज करते हैं इन सिस्टम्स को, वो चीज को उन्होंने सिस्टम का पार्ट बना दिया। जैसे ये सिंपल सी चीज है, जैसे जो प्रणय ने एग्जांपल दिया प्लानिंग वगैरह का, जो बहुत ऑलरेडी होशियार यूजर्स थे उनको पता था कि ये एआई ये सब बेवकूफी करता है, थोड़ी सी अब फटाफट करने लगता है, तो वो उसको हमेशा ब्रेक करके प्रॉम्प्ट देते थे। पहले बोलते थे मेरा ये प्रॉब्लम है, तुम इसकी पहले मुझे प्लान बताओ, तो वो सिर्फ प्लान बताएगा। फिर उसको बोलते थे अच्छा अब ये प्लान में पहला स्टेप करो, दूसरा स्टेप करो, तीसरा स्टेप करो। तो वो एआई जो है इन चीजों को ज्यादा अच्छे से करता था। तो ये चीज इन लोगों ने भी फौरन लोगों को देख करके देखा कि जो सबसे अच्छे और होशियार यूजर्स थे वो किस तरह से इन हम्म सिस्टम्स को यूज कर रहे थे, और उन्होंने वो जो तरीके हैं अब उनको सिस्टम का पार्ट ही बना दिया। ठीक है, हम्म लेकिन वो एक 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 पार्ट है पजल का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी से, ये सिर्फ ऊपर एक बैंडेड लगाने से पूरा सिस्टम इतना स्मार्ट लग रहा है, पर वो भी एक पार्ट है कि हम लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये एलएलएम्स जो है इनको हम और अच्छे से यूज कैसे करें। राइट। तो लेकिन दूसरा जो अंडरलाइन पार्ट है वो है सिर्फ ये लॉन्ग रनिंग कंटेक्स्ट एजेंट की इंटेलिजेंस का, कि वो बहुत अच्छी होती जा रही है, कंटेक्स्ट विंडो जिसको बोलते हैं वो बड़ी होती जा रही है वगैरह। तो सी अभी भी एक मूलभूत चीज है कि एआई एजेंट जो है ना, वो इमीडिएट आप जो उससे बात कर रहे होते हैं उससे सीखता कुछ नहीं है। सीखने की जो प्रक्रिया है वो सारी की सारी एक साथ होती है आपके साथ। वो सिर्फ, एलएलएम पे डिपेंड, हाँ, मॉडल पे आपके डिपेंड साथ करती वो है सिर्फ जो वो मॉडल मॉडल अब चला ट्रेनिंग रहे जो हैं। है ना वो अलग से हो रही है। आपके साथ वो जिसको बोलते हैं सिर्फ इन्फ्रेंस कर रहा है, यानी कि वो ट्रेन मॉडल को यूज कर रहा है। पर आप जो भी उससे बात करते हैं, हर बार जब बात करते हैं तो वापस पूरा का पूरा जो कंटेक्स्ट है वो वापस भेज दिया जाता है एक साथ।
लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे प्रणय ने उसको कुछ सिखा, मान लो प्रणय के साथ बात करते हुए उसने चाइना के बारे में, प्रणय ने एक्चुअली उसको कुछ सिखा दिया कि देख भाई ये ऐसा नहीं, ऐसा होता है, और वो उस कन्वर्सेशन में सीख जाएगा, और शायद प्रणय के हिसाब से वो सीखता भी रहेगा, लेकिन मैं उससे अलग से बात करूंगा तो मुझे उस चीज का फायदा नहीं होगा। तो अभी वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन तो ये एक, आई वुड से, अभी अभी भी बहुत होना बाकी है कुछ एआई में। किसी दिन वो भी होने लगेगा, जब वो होने लगेगा तो मतलब एकदम लगेगा कि क्या हो रहा है ये, जबरदस्त, राइट। जब वो बहुत जल्दी सब अपनी हर इंटरेक्शन से ऐसा कुछ सीखेगा जो कि फौरन उसकी इंटेलिजेंस का पार्ट बन जाए। अभी वो नहीं हो रहा है। इंटेलिजेंस का जो एक अपग्रेड आता है वो तब आता है जब एक नया मॉडल का ट्रेनिंग रिलीज होता है। पर इतनी सब लिमिटेशन के साथ भी ये इतना कुछ कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। और किसी ने भी बड़ा अच्छा एक चीज बोली, मुझे लगा कि हमको पहले तो एक ताज्जुब करना चाहिए कि ये इतनी सारी लिमिटेशंस के साथ इतना कुछ कर रहा है। दूसरा, हमको खुद को लेकर के भी ज्यादा शायद हमारा अपना ह्यूमंस का घमंड थोड़ा कम हो जाना चाहिए कि हमारी इंटेलिजेंस जिसको हम सोचते हैं वो इतनी ही है शायद, काफी चीजों को लेकर के। तो ऐसा भी नहीं है कि हम जो सोचते हैं हम बड़े तुर्रम खाए हैं, हम इंसान हैं, हम बड़े क्या कहते हैं स्मार्ट हैं। ये एआई जो है वो काफी कुछ हमारे जैसा कर लेता है, बहुत ही कम क्या कहते हैं टेक्निक्स और बहुत ही कम चीजों के साथ। तो एक ये हाँ हमारे लिए भी थोड़ा आत्मविश्लेषण का क्षण है नहीं इंसानों के लिए। उल्टा हो सकता है मुझे सौरभ। थोड़ा हाँ हाँ, क्यों क्यों हाँ, बताओ मुझे भी उल्टा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि आप किस तरह से एआई यूज करोगे वो उतने ही आप उसके बॉटलनेक हो। एटलीस्ट अभी अभी हम एजेंटिक एआई के बारे में और जाएंगे, जब हम उनको बहुत ज्यादा चीजें खुद करने को दे देंगे तो एक अलग सिनारियो होगा, राइट। बट एटलीस्ट अभी जब है, अब आप में अकल होनी चाहिए कि आप उसको किस एनवायरनमेंट में एक्सेस दे कि ना दे, ठीक है। बिल्कुल अब वो बंदर के हाथ में कुछ भी आ गया तो ऐसा नहीं होगा। तो अगेन इसकी सेफ्टी, इसकी इफेक्टिवनेस, वो जो यूजर है उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके थॉट प्रोसेस कितना अच्छा है, वो कैसे सोच रहा है, अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह से वो सोच रहा है ताकि वो इस तरह से ब्रेक डाउन करे कि वो उसकी सेफ्टी बनाए रखे। ये सारी चीजें जो है वो एटलीस्ट अभी तो जो हम बात कर रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग के हाथ में है। तो हमें ये एजेंसी छोड़नी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हमें ये याद रखना चाहिए कि वी शुड ऑल्सो बी not be too trusting of a lot of systems, and I feel like कुछ बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कोड को ना एक तरीके से जब कंप्यूटर ने आउटपुट दिया तो वो सही है ऐसा सोच के चलते हैं। मशीन पे काफी मुझे लगता भरोसा है है। हाँ हाँ, और मुझे लगता है कि वो ज्यादातर जो कोडर्स नहीं होते वो ऐसे होता है क्योंकि कोडर वालों को पता है कि हम क्या गलतियां करते हैं, राइट। तो मैं तो भरोसा नहीं करती हूँ कोड पे। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक क्वेश्चनिंग ऑफ जो तुम्हें मिल रहा है क्या यही है जो मैं चाहता हूँ, इसके अंदर क्या मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स है और इसकी वजह से क्या उसके ब्लाइंड स्पॉट्स है, वो आपको सोचने पड़ेंगे। एनीवेज ये एक थोड़ा ट्रांजेंट पर चला गया, पर ये मुझे लगता है कि ये भूलना नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ऐसा होगा। लेकिन एक जो सच्चाई है कि काफी सारे काम हैं जो कि पूरे के पूरे ये एआई करेगा। उसी में अब जो श्रीधर ने बोला था कि काफी सारे जो डेवलपर्स के काम हैं वो भी पूरे के पूरे ये एआई कर सकता है। ये बहुत लोग बोल रहे हैं। जो एंथ्रोपिक के सीईओ हैं उन्होंने तो बोला ही है कि कुछ सालों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर नाम का प्रोफेशन ही नहीं रहेगा। तो क्लाउड के सीईओ, खैर उनका तो खुद का टूल है तो उनको आप बोल सकते हैं कि वो तो अपना ही बैंड बजा रहे हैं, तो वो बोलेंगे ही, क्यों नहीं बोलेंगे, उनको अपना माल और बेचना है। लेकिन कंज्यूम करने वाले लोग भी बोल रहे हैं कि ये तो खतरनाक चीज है जो हो रही है। प्रणय आप कुछ कहने वाले थे, आप कहने वाले थे कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं मैं बस ये बोल रहा था कि हाँ, इंसान को अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए। बस वही एक चीज है कि इंसान जो ये चीज कर पा रहा है वो एकदम कम एनर्जी पे कर पा रहा है, तो शायद इस बात पे गुरूर होना चाहिए कि आपके ब्रेन बहुत एफिशिएंट है, आप कुछ इतनी एनर्जी नहीं यूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप एआई की लेवल का काम पहले कर पा रहे थे। तो शायद मतलब हिस्टोरिकली आप रख ही सकते हैं। हाँ ठीक है, एक ही बात ठीक है। हाँ। पर सौरभ, मैं ये सोच रहा था, जैसे मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था, मैं जो काम करता था 10-15 साल पहले सेमीकंडक्टर्स में, डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी वगैरह वाला, और अगर मुझे लगता है क्लाउड कोड जैसी चीज होती तो क्या वो जो काम मैं करता था वो कर पाता क्लाउड कोड? तो मुझे लगता है बिल्कुल कर पाता। काफ़ी चीज़ें जो मैं कर रहा था वो क्लाउड कोड आसानी से कर लेता। तो उसी पर हम लोग बात करना चाहते थे कि आगे इसका क्या नतीजा होगा। और भारत के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर सर्विसेज है। तो हमारा मॉडल यही था कि हम लोग
आप लोगों को इंसानी एजेंट दे देंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और वो इंसानी एजेंट आपको जल्दी से डिलीवर कर देंगे आपका जो हम्म सॉफ्टवेयर है। अब हम्म। प्रॉब्लम ये है कि लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि अब एआई वो चीज़ कर पा रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि आपका जो वो मॉडल था वो काम नहीं करेगा अब, क्योंकि आपको इतने इंसान नहीं लगेंगे एक काम के लिए? एक वो है, और दूसरा है इसका एंट्री लेवल प्रोग्रामर्स वगैरह पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम लोगों ने पहले बातें की हैं, लेकिन इस तार पर आते हैं तो इसका, अब क्लाउड कोड हम लोगों ने बात कर ली, क्लाउड कोड के साथ बात क्लाउड कोवर्क भी है, उसमें तो आपको टर्मिनल में भी नहीं चलाना है, आपको पूरे कंप्यूटर की फाइल्स पे एक्सेस हो गया है, और फिर आप कई सारी नई चीज़ें कर सकते हैं उससे। तो आपको मतलब कोडिंग का कब पता होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर टर्मिनल यूनिक्स में सीडी करना भी नहीं आता, फिर भी आप क्लाउड कोवर्क्स का यूज़ करके आप बोल सकते हैं मेरे लिए एक वेबसाइट बना दो, ये मेरा डेटा है, और वो खुद जाके कर देगा। तो ऐसी चीज़ें हैं, प्रोटोटाइप्स तो बहुत शानदार आप बना सकते हो, है ना। तो अब आगे बिल्कुल। बढ़ते हैं। हम्म ठीक। तो इसमें मैं कोई एक हाँ। चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, सौरभ अपना बताएं उसके पहले। लेकिन देखो, कोडिंग का जो कोडर का जो जॉब है ना, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का या एनालिस्ट का भी एक जो जॉब है, राइट, उसको इस तरह से देखना कि वो कोड लिखता है, वो बहुत ही लिमिटेड व्यू है उसके जॉब का। एक्चुअली बहुत एंट्री लेवल पे ही आप शायद ऐसा करते हो, बट थोड़े भी ऊपर आने के बाद एक्चुअली आप कोड शायद 10-20% टाइम ही लिखते हो। ठीक है, बाकी के टाइम आप ये कोशिश करते हो कि मैं कोड लिखने के चक्कर में जो बाकी का 100% कोड लिखा हुआ है ना, उसको मैं ब्रेक ना करूं। ठीक है, और आसपास जितना भी तामझाम होता है कि एंटरप्राइज के अंदर, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो तुम्हारा वो कोड तुम्हारे डेवलपमेंट एरिया से प्रोडक्शन तक पहुंचाने में रोकते हैं तुम्हें, बिकॉज दे वांट टू चेक एट एवरी पॉइंट कि तुम गलती नहीं कर रहे हो, राइट। तो आई एम जस्ट सेइंग कि तो ये सारी समझ और इतने सारे जो लोग उसके अंदर मिलते हैं, राइट, उनके पास एक कंटेक्स्ट होता है। उसमें बहुत सारी टीम्स, जैसे बहुत सारी बिजनेस टीम्स हमारा कोड नहीं समझती है, लेकिन वो ये समझती है कि हमें एग्जैक्टली बिजनेस आउटपुट क्या चाहिए। तो एक्चुअली कोडर कभी भी अपना आउटपुट नहीं चेक करता है, वो बिजनेस अपना आउटपुट चेक करता है कि मुझे ये आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, राइट। सो आई एम नॉट डिबेटिंग कि हम इसमें कोडर का काम कुछ चेंज होगा या इवॉल्व होगा, पर कोडर का काम कभी भी ये नहीं था कि बस वो 4 लाइन का कोड लिखना जो आज कोई और लिख सकता है, राइट। कोडर का काम हमेशा ये था कि मुझे समझना है कि ये बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निकली क्या करने की जरूरत है, और ये मैं कैसे करूं ताकि बाकी सिस्टम ब्रेक ना हो। तो आई थिंक ये अभी भी काफी वैलिड है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं ख्याति, ये क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और खासकर जो इंडिया की आईटी सर्विसेज है, वो जनरली जिसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर लिखती है, राइट। तो वो बड़ी हाँ, कंपनीज के लिए उनको डिजिटल बनाती है। पर और ये मैं बोलूंगा कि एक तरह से अभी हमको ये बहुत ही खास भी लग रही है चीज कि अरे एक तो पूरा का पूरा कोड एआई एजेंट लिख ले रहा है। लेकिन ये एक तरह से हम बोलेंगे कि पिछले 10-20 साल की एक प्रोडक्टिविटी की जर्नी भी है। तो वो प्रोडक्टिविटी हम्म, इंप्रूव ही हो रही है बहुत सालों से। सॉफ्टवेयर की दुनिया बिल्कुल। में ही देखें, पहले आपको असेंबली में कोड लिखना पड़ता था। ठीक है, फिर असेंबली हाँ, से आप मेन फ्रेम की दुनिया में आए, वहां पे भी आप कोबोल शोबोल में कोड लिखते थे। उसके बाद ये इंटरनेट वगैरह वाली दुनिया आ गई, एपीआईज आ गए वगैरह, जावा आ गया, जहाँ पे आप एक ही तरीके का कोड लिखें, वो हर जगह चलता था। तो काफी समय पर आने पर हमेशा लोगों ने ऐसा बोला, अरे अब ये कोबोल प्रोग्रामर जो है उनका तो क्या ही होने वाला है। आज तक किसी कोबोल प्रोग्रामर को बाय द वे दिक्कत नहीं हुई है लाइफ में, कि उसको नौकरी कहाँ हाँ, चली गई। और मेन फ्रेम आज तक चल रहे हैं, बैंक्स के अभी वो भी बोल रहे हैं कि पुराने। वो हाँ, उनको मिलते नहीं है काफी कोबोल मेन वाले फ्रेम कभी वाले कभी कुछ बोलते हैं करने कि के लिए। हमारी नौकरी इसीलिए है क्योंकि ये मेरा मेन फ्रेम में काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो अभी रिप्लेस नहीं हो पाया है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो वो चल रहे। लेकिन आप इस तरह से बोल सकते हो कि ये तो नहीं है कि कोबोल प्रोग्रामर्स बढ़ गए संख्या में, वो समय के साथ हाँ, कम ही नहीं, होते नहीं, गए, बिल्कुल। राइट। इसी हम्म, तरह से जो पुराने, तो मुझे लगता है कि मुझे ये डाउट तो कम लगता है कि शायद जो पुराने लोग हैं उनकी नौकरी चली जाएगी। थोड़े से कम हो सकते हैं, कम ज्यादा ये तो होगा। जब भी प्रोडक्टिविटी गेन आता है तो कुछ ना कुछ होता है इस तरीके का। लेकिन इसकी मुझे लगता है कि शायद जो संख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही थी वो कम हो सकती। बिल्कुल। हाँ, ये मुझे बिल्कुल। लगता है ऐसा हो सकता है। यहाँ पर जैसे बे एरिया में अभी काफी कॉमन है, काफी लोग मेरे को ऐसा बोल चुके हैं कि जो नई स्टार्टअप्स आ रही हैं खासकर सॉफ्टवेयर में, उनकी टीम का साइज 1/3 है पहले से। और या पहले मतलब 10 महीने पहले से। ठीक है, जो हम्म 10 महीने पहले स्टार्टअप्स आ रही थी उससे 1/3 हो गया है ऑलरेडी नई हम्म स्टार्टअप्स का हम्म साइज।
तो ये काफी कॉमन। और आजकल में मैं किसी और का पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि वो रोज का लगभग $1,000 एजेंट्स पे खर्च कर रहा है क्लाउड कोड पे। तो कोड जो है तो वो बैठा हुआ है, तो लगभग ये $30,000 हो गया महीने का। अब $30,000 में यहाँ बे एरिया में तो 2 ही डेवलपर मिलेंगे आपको मैक्सिमम, अगर आपने कम पैसे दिए तो, ठीक है। तो लेकिन वो उतने 2 डेवलपर में शायद 6-7 डेवलपर का काम हो रहा होगा उसका उतने पैसे में, ठीक है, यहाँ बिल्कुल। पर। तो इस तरीके की आपको प्रोडक्टिविटी गेन और ये सब मिल रहा है। तो वो एक सुपर डेवलपर बैठा हुआ है ऊपर, और उसके साथ में एक 6-7 जूनियर डेवलपर की तरह का उसको आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि वो क्लाउड कोड की तरीके की चीज यूज कर रहा है। तो ये तरीके की चीज मुझे लगता है और होती जाएगी, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी होगी। तो अब आप देखोगे कि टाइम के साथ में अब किसी को असेंबली तो नहीं आती है आज की डेट में, ना ही किसी को सी भी बहुत ही कम लोगों को आती, ठीक है। ऊपर के ज्यादा से ज्यादा लोग एब्स्ट्रैक्शंस लिखते जाते हैं। तो ये एक तरीके का और हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन है अभी, कि आप सिर्फ अंग्रेजी में बता सकते हो ना कि आपको क्या करना है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। यस। तो आपको बिजनेस आना चाहिए, हाँ, आपको थोड़ा टेक्निकली समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, और जितने आप हायर एब्स्ट्रैक्शन पे नीचे वाले सिस्टम से बात कर सकते हो, उतना आपको डेंस हो जाता है। तो आपकी काबिलियत ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको कम लोग चाहिए, लेकिन ज्यादा कैपेबिलिटी के लोग चाहिए जिनको ये सारी चीजें समझ में आती हैं। और जैसे बिल्कुल। ख्याति बोल रही, ठीक बात है, वो 10-20% का ही नीचे है, लेकिन एंट्री लेवल प्रोग्रामर खासकर, जिनको ऊपर से नीचे, वो पिरामिड से ऊपर से सारी की सारी चीज होकर के नीचे तक आती है, और फाइनली आपको वो टुकड़े मिलते हैं कि तुम ये टुकड़ा कोड कर दो, वो टुकड़ा कोड कर दो वाला काम तो गायब हो जाएगा, इसमें कोई बिल्कुल, हाँ। शक की बात नहीं है, राइट। तो ये जो Yes. ये एक चीज है। और दूसरी फिर क्या चीज होती है, मेरे को लगता है काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए भी होती है क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, आपको इससे पूछना है, उससे पूछना है, इतने लोग हैं, एक उसी की कॉम्प्लेक्सिटी है। अब जैसे ही लोग कम होंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, तो आपको और एफिशिएंसी मिलती है सिस्टम में उससे भी। तो ये सिस्टम तो काफी सब नए हैं मेरे हिसाब से। तो पर मैं जनरली मैं ये बोलूंगा कि सॉफ्टवेयर थोड़ा बदल तो जाएगा प्रणय, इसमें कोई शक नहीं है। समय के साथ में हमको अब ये तो नहीं बोलना चाहिए कि सॉफ्टवेयर वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, और सब लोगों को थोड़ा और ज्यादा हायर लेवल पे सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको अपना स्किल बढ़ाना पड़ेगा वैल्यू दिखाने के लिए। तो अगर आप सिर्फ ये हो कि भाई मेरी सिर्फ ये वैल्यू है कि मुझे जावा का सिंटैक्स आता है, तो फिर तो आप गए, ठीक है। वो उस चीज की कोई वैल्यू नहीं बची है। फंडामेंटल्स अभी भी वही है एक्चुअली। अच्छे कोडर के फंडामेंटल्स वही तभी है, और अभी भी वही है। पर कोई लेकिन लोग difference ऐसा नहीं है। बोलते हैं ना ख्याति, हर कंपनी में कि 10-20% ही लोग हैं अच्छे फंडामेंटल वाले, बाकी नहीं है। तो कुछ कंपनी इस एक्सट्रीम वो पे है, जाएंगी कि वो आपको सच्चाई भी है। 20% ही लोग चाहिए और बाकी 80% आप एजेंट्स यूज कर सकते हो फिर। ये बहुत सारे कोडर है बेचारे, कोड कर रहे होते हैं लेकिन उनको नहीं करना होता है, राइट। तो आई थिंक उनके लिए ठीक है वो। हाँ, उनको काफी मुश्किल आ सकती है। नमस्ते, पुलियाबाजी पर जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आती है तो हमारी प्रिंट मैगजीन को भी सब्सक्राइब जरूर करें। पुलियाबाजी मैगजीन लोकनीति, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और साहित्य से जुड़े हिंदी लेखों का एक गुलदस्ता है। हिंदी में भी अच्छी मैगजीन हो, इसी दिशा में हमारा छोटा सा प्रयास है ये। इसका पहला अंक आ चुका है, जिसे आप हमारी वेबसाइट puliyabazi.in के मैगजीन सब्सक्रिप्शन टैब पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हर हफ्ते नए आर्टिकल्स और नए एपिसोड्स आपको ईमेल के द्वारा मिल जाएंगे। पुलियाबाजी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। अब हम स्ट्रेटेजिक साइड में आ जाते हैं कि हिंदुस्तान को इससे क्या फर्क पड़ सकता है आईटी। तो मुझे लगता है कि आईटी सर्विसेज कंपनीज भी कोई बेवकूफ तो नहीं है, वो लोग भी क्लाउड कोड यूज कर लेंगे। ऐसा क्या है कि वो नहीं कर सकती? लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि अरे नहीं, वो जो आपके कस्टमर है ना, वो डायरेक्टली यूज कर लेंगे, तुमको नहीं यूज करना पड़ेगा, है ना। ये है ना कि कौन करेगा? ये आईटी सर्विसेज कंपनीज करेंगी आपके लिए कि आपका कस्टमर खुद से कर डर लेगा? ये है, हाँ मैं बताती हूँ। एक डर इसमें ये है कि जैसे जो पहले बिजनेस होता था, राइट, देयर यूज्ड टू बी समबडी फ्रॉम अ बिजनेस साइड जो बताएगा कि मुझे ये मेरी जो सप्लाई चेन की कंपनी है, इसका लॉजिक मुझे पता है, राइट, मुझे ये कैसे काम करता है। तो फिर मैं किसी टेक्निकल इंसान को सिखाऊंगा, समझाऊंगा, उसके पास ये काम कराऊंगा, राइट। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो बिजनेस एनालिस्ट है, वो उसके पास अब टेक्नोलॉजी की समझ, क्योंकि वो तो पहले ही सोच रहा था, उसका तो काम सोचना ही था, वो सब वो खुद कर सकता है। तो इसलिए जो आपको 4 डेवलपर थे और जो एक टेक्निकल एनालिस्ट था आपका ऑफशोर पे, ऑनशोर पे, ये सब तामझाम, शायद कम हो आपको एक जाएंगे। टेक्निकल एनालिस्ट अभी भी चाहिए,
पर उसको और बिजनेस एनालिस्ट मिलके और 4 एजेंट लगा के दे विल डू द काफी प्रॉपर काम जॉब। कर लेंगे, हाँ। पर मैं ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि यार ऐसा नहीं है कि लोगों को काम एक तो खुद से करना है, फाइव फर्स्टली, ठीक है। हम्म। तो लोग अभी भी चाहते तो हैं कि कोई करके दे दे, और एंटरप्राइज में एक और चीज होती है कि लोग चाहते हैं कि कोई इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। सबको खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले। तो मुझे नहीं लगता है कि आईटी सर्विसेज का बिजनेस गिर जाएगा, मैं अभी तो ऐसा मुझे नहीं दिखता, क्योंकि जब तक बिजनेस है तो सर्विसेज का बिजनेस तो है ही। इनफैक्ट अभी इमीडिएट टर्म्स में तो देखोगे तो सारे के सारे सीआईओज जो हैं, जितने भी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, वो सारे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर के पास जाके बोल रहे हैं भाई मुझे ये एआई यूज करना है, तुम बताओ मैं कैसे करूं, तुम मेरे को हेल्प करो ये और ज्यादा यूज करने में, क्योंकि हाँ। तुम हो ना टेक्निकल मेरे खास लोग जिनको मैं ट्रस्ट करता हूँ कि तुम मुझे बताओगे। नहीं तो इससे काम बढ़ने वाला है शॉर्ट टर्म में तो। लेकिन वो जो लोगों का हायरिंग थी, जो कि बहुत क्या कहते हैं हर साल लाखों लोग नए यंग डेवलपर हायर हो रहे थे, वो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट आने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में जो बहुत ज्यादा जॉब्स हमको इस सेक्टर से आ रहे थे वो थोड़े कम हो सकते हैं, पर इनकी भी रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, आईटी सर्विसेज कंपनीज की भी, इनके भी लोग उतने ही रहेंगे, रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, तो ये लोग भी तो उसी तरह से काम करेंगे। दूसरा एक जो चीज है जो अभी तक मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ, पर मुझे लगता है ऐसा होगा कि अभी भी जो है आप देखो कि दुनिया की जो बहुत बड़ी 2-4 हजार कंपनी है या 10,000 कंपनीज है, वो ही ठीक से सॉफ्टवेयर यूज कर रही हैं। अब अगर सॉफ्टवेयर यूज करना इतना आसान होगा तो जो नेक्स्ट 10,000 20,000 कंपनी है वो भी तो सॉफ्टवेयर, वो भी तो बोलेंगी कि अब मैं भी कर सकता हूँ ये सब यूज। ये बिल्कुल। जो चीज सिर्फ वॉलमार्ट हाँ कर हाँ रहा था वो मैं भी कर सकता हूँ, भले ही मैं छोटा इंसान हूँ, भले ही मेरा ब्राजील में एक छोटा सा बिजनेस है, या हिंदुस्तान में मैं एक ही स्टेट में मेरे क्या कहते हैं 50 वेयर हाउसेज हैं, पर मैं भी ये सिस्टम्स यूज करना चाहता हूँ। तो ज्यादा लोग दुनिया में सॉफ्टवेयर मेरे हिसाब से यूज करेंगे ओवरऑल, तो एक वो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए अब। लेकिन ये है कि वो वैल्यू कौन कैप्चर करेगा, वो आईटी सर्विसेज के पास जाएगी या फिर इस तरीके के नए प्रोडक्ट्स बनेंगे जो कि ये लोग अपने लिए यूज करना शुरू करेंगे, ये आई थिंक अभी ओपन है। मुझे नहीं लगता कि ये क्लियर है कि ये कौन करने वाला है एटसेट्रा, ये भी मालूम नहीं। पर एंटरप्राइज में आईटी सर्विसेज आ ही जाता है, ठीक है। आईटी सर्विसेज का मेन काम, जैसा ख्याति ने बोला, अक्सर ये होता है कि आपको सब लोगों के साथ मिल करके एक कंसल्टिंग टाइप का जो काम होता है ना। इनफैक्ट हम वहां पे काफी सर्विसेज वर्ड यूज करते हैं, यूएस में हमेशा सर्विसेज को कंसल्टिंग ही बोलते हैं, क्योंकि मेन चीज ये है कि आपको 4 लोगों को बात करके उनको एग्री करवाना पड़ता है कि यार तो हम ऐसे करेंगे, क्योंकि सब लोग, इवन जिस कंपनी के लिए आप काम करते हो, वो 4 लोग एग्री कभी नहीं करते कि मैं क्या काम करना चाहता हूँ। तो मेन काम तो होता है कंसल्टेंट्स का जाके कि उनको बोलना कि देखो यार तुम थोड़ा सा ये बोल रहे हो, तुम थोड़ा ये बोल रहे हो, लेकिन हम मिलके ये करेंगे और इसमें मान जाओ तुम सब। और कभी कभी एक बाहर वाला आदमी आके बोलता है ना तो लोग मान भी जाते हैं। तो एक ये कंसल्टेंट्स की एक हमेशा जगह रहती है इस सब चीज में, खासकर एंटरप्राइज में, तो एक वो जगह कहीं जाने वाली नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता था इसका, क्योंकि एक जैसे जेफरी हिंटन जो है, जो कि गॉडफादर बोलते हैं उनको एआई का आज, तो उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था, मुझे लगता है 2013-14 के आसपास, कि वो तब बोल रहे थे कि रेडियोलॉजिस्ट का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका मानना ये था कि रेडियोलॉजी क्या है, मतलब वो सिर्फ एक्सरे वगैरह देख रहा है, और अब तो इमेज इतना इम्प्रूव हो गया था, तो खुद जो भी ट्यूमर आइडेंटिफाई करना है या जो भी चीजें आइडेंटिफाई करना है वो तो खुद एआई ही कर लेगा, तो रेडियोलॉजिस्ट के काम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वही बात हुई, और इसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में बहुत अच्छा आर्टिकल था। अब 10 साल हो गए उस प्रेडिक्शन को, एक्चुअली रेडियोलॉजिस्ट का नंबर बढ़ गया है कई सारे हॉस्पिटल्स में, जो क्यों क्यों और रेडियोलॉजिस्ट भी एआई यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो एआई आ गया है। तो बात यही है कि जैसा आप लोग दोनों कह रहे थे, एक्चुअली उस आर्टिकल में लिखा था कि रेडियोलॉजिस्ट का काम सिर्फ रेडियोलॉजी, वो एक्सरे देखना नहीं होता, कोऑर्डिनेशन होता है वगैरह। तो हम तो वही बात है, टास्क्स और जॉब्स में फर्क होता है। लोगों को अक्सर लगता है जॉब मतलब
4 टास्क को कंबाइन कर लो तो वो हो जाता है एक जॉब। लेकिन एक्चुअली जॉब सिर्फ टास्क को ऐसे एडिशन करने से नहीं होता, उसमें कई सारी चीजें होती है, ह्यूमन इंटरेक्शंस होती है, जैसा आप बोल रहे हैं कंसल्ट करना है, लोगों को साथ में लाना है, वो चीज अभी भी है। तो रेडियोलॉजिस्ट अभी भी है, रेडियोलॉजिस्ट की मात्रा बढ़ रही है। तो ये दिलचस्प बात है। शायद क्या उस तरीके की चीज आपको लगता है सौरभ ज्यादा होगी या नहीं? हाँ, तो अब लेकिन एक ही चीज है कि बड़े एंटरप्राइज में हम हमेशा कोशिश करते हैं प्रणय कि टास्क को जॉब बना दे, कोशिश करते हैं, होता नहीं है ऐसा, लेकिन हमारी काफी कोशिश होती है कि हम इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करें। एफिशिएंसी कैसे आती है? जैसे वो पुरानी एडम स्मिथ की पिन फैक्ट्री का एग्जांपल है ना, हाँ, आपने उसको एक पिन बनाने की 20 चीजें आइडेंटिफाई करी, फिर एक आदमी, फिर 20 लोग वो एक एक चीज ही करेंगे, तो सडनली प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये सब समझते हैं, तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आप टास्क ब्रेक डाउन करें और एक आदमी वो एक ही टास्क करे, ठीक है। अब उसमें जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होती है, उसमें आप कई बार ऐसी एक लेयर ढूंढ लेंगे जिसको एआई अटैक करेगी और वो पूरी लेयर उड़ा देगी। हाँ, ठीक वो है। तो है। लेकिन ये है कि नॉलेज वर्क है तो लोग उसके आसपास के काम कर लेंगे, और ये हाइपोथेटिकल ही एग्जांपल है, क्योंकि नॉलेज वर्क में खासकर ये इतना आसान नहीं होता है। ये फिजिकल वर्क में ज्यादा काम अक्सर होता है कि आपने एक आदमी मान लो एक सिर्फ हथौड़ा मार के पिन कैसी कर रहा था, फिर आपने एक मशीन बना दी जो हाइड्रोलिक हथौड़ा मार रही है, तो उस हथौड़ा मारने वाले आदमी का नौकरी चली जाएगी वहां पर। लेकिन नॉलेज वर्क में हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन वो तभी नहीं होगा अगर वो जो लोग हैं वो थोड़े सक्षम हैं, उनको आता है कि अलग अलग चीजें कैसे कर सकते हैं, उनको लोगों से बात करना आता है, उनके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं। सिर्फ बैठ करके वो जैसे मुझे लगता है सबसे पहले शायद यूआई वाला जो काम है ना वो जाने वाला है, राइट। या फिर जो लोग सिर्फ रिपोर्ट्स बना रहे थे, वो रिपोर्ट तो बहुत प्यार से अपने आप बन जाती है। और ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं प्रणय जहाँ पे आदमी के क्या करना था, आपको घूम फिर के रोज लिस्ट आएगी और आप वो कुछ सीक्वल क्वेरीज चलाओगे, उनकी रिपोर्ट बनाओगे, छोटे ग्राफ श्राफ बनाओगे और भेज दोगे, और आप इसी में अपना पूरा दिन निकालोगे। ये टाइप की चीज तो अपने आप हो जाने वाली है। तो इस तरीके की बहुत सारी छोटी चीजें हैं जो कि गायब होंगी ही होंगी। तो काफी, यू आर राइट, काफी टास्क जाएंगे, लेकिन कई जगहों पर वो टास्क जॉब मैपिंग है, और वो जॉब हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जाएंगे। कोई जॉब नहीं जाएंगे, वो जॉब चले जाएंगे, और नहीं उन नहीं, लोगों कुछ लोगों की को तो जॉब सोचना जाने पड़ेगा। वाली है बिल्कुल। हाँ, हाँ। वो और जॉब जरूर खतरे में है। खासकर ये एक बड़ा वैसे नया प्रॉब्लम है एआई की वजह से। देखोगे काफी जगहों पे ना, जो एकदम ये नए इंजीनियर होते हैं और नए एम्प्लॉय होते हैं, उनके जॉब सबसे ज्यादा खतरे में पड़ रहे हैं, है ना। लेकिन ये काफी जगहों पे मेरे से ऐसा लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर हम नए लोग लेना बंद करेंगे तो आपको 5 साल बाद वो एक्सपीरियंस्ड आदमी कहाँ से मिलेगा। हाँ, तो आप एक बिल्कुल। तरह से अपनी कंपनी में वो एक चेन ब्रेक कर रहे हो कि जहां पर एक यंग बच्चा आता है, वो सिंपल काम करता है शुरू में, फिर वो अगले साल थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड काम करता है, फिर वो अगले साल थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड काम करता है ना। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि नहीं नहीं, सीकिंग मुझे लैडर नहीं लगता फिनोमेना कि लेकिन होता है। ऐसा होगा। मुझे हाँ, लगता है कि कंपनीज हायर करेंगी इंटर्न्स, मतलब जो भी है इंटर्न्स को या फ्रेशर्स को भी हायर करेगी, और उनको सीधा इन सबको कराने के लिए लगाओ। तो तुम्हें एक अच्छी क्वालिटी का इंटर्न हायर करना है बेसिकली, नहीं, पर वो हमेशा वो जिसको आप एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलेगा? सी वो जो सब कुछ करने के लिए तजुर्बा चाहिए होता है, वो पहले दिन से तो बच्चों के पास नहीं होता है। अब कुछ कुछ के पास होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में खासकर फिर हमको बहुत ज्यादा डिमांडिंग है कि उनकी एजुकेशन पहले से ही उनको इतना तजुर्बेदार करके कॉलेज से बाहर निकाले। ये खासकर फिर हिंदुस्तान में बहुत दिक्कत है, जहां पर कॉलेजेस से जब बच्चे निकलते हैं तो वो काफी नालायक होते हैं, फिर वो कंपनी में काम कर करके बहुत जल्दी लायक हो जाते हैं, उनको काम करके बहुत जल्दी सीख हाँ लेते हैं चीजें। और वो क्योंकि बच्चे अच्छे ही होते हैं, कॉलेज में उनको नहीं सिखा रहे हैं, तो कॉलेज में जब भी वो काम करने को जाते हैं तो बहुत बढ़िया से एब्जॉर्ब करते हैं चीजें और सीखते हैं। अब वो अगर आपने नीचे वाली चीज को ऑटोमेट कर दिया तो वो आपने तार तोड़ दिया ना थोड़ा सा, तो ये एक पर दिक्कत सौरभ, मुझे लगता हाँ, होने वाली है। पर ये आपके ही उदाहरण को चाहते हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा था असेंबली एक एब्स्ट्रैक्शन वाली बात है ना। जब असेंबली सी आ गया तो आपको असेंबली जानने की जरूरत नहीं थी। तो फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं वैसे ही थी। इस मामले में भी आपको शायद अभी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहा है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको एआई का उपयोग करना है, कैसे उसका उपयोग करके रैपर बनाने हैं, चीजें बनानी है, अगर वो आपको पता है तो आपको फिर भले ही सील नहीं आती हो लेकिन आपको बाकी चीजें तो आएंगी। तो उस तरीके से लोगों की जरूरत बढ़ सकती है ना।
और ये सीखने वाले बच्चे खुद से सीख रहे हैं, तो जो सीखना चाहता है वो कॉलेज के बाहर स्कूल में भी सीख रहा है ये, ठीक है, तो ठीक। इन अ वे इट इज अ लेवल नहीं नहीं, प्लेइंग ये फील्ड। टेक्निकल तो अगर आप स्किल्स में है है ना। तो हाँ, सीख लो। पर ख्याति और प्रणय, ये टेक्निकल जैसे हमने डिस्कस किया ना कि आप जानना चाहते हो कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को एक पेज पे कैसे लेकर के आना है ना, इन लोगों से बात कैसे करनी है, ये वाला तजुर्बा सिर्फ कॉलेज में बन सकता है, ऐसा मैं नहीं बोलता नहीं, कि नहीं हाँ। बन सकता, लेकिन ये जो एक चीज है जो एआई शायद इंसान से नहीं ले सकती, वो है कि जो इंसान का जो इंटरफेस है, जब एक इंसान को एक इंसान के सामने बैठ करके उससे बात करनी होती है और आंखों में आंखें डाल करके बोलना होता है यार तू ये कर देना वरना मैं आज घर नहीं जा पा रहा हूँ, एआई एजेंट हाँ। ऐसा उसको नहीं बोल सकता। ठीक है, तो कई बार काम इसीलिए हो जाता है, कहते हैं यार अभी तू कर दे, मुझे घर जाना है, तू मान जा इस बात पे। ठीक है, तो ये जो वाली जो चीज है, ये काम कभी नहीं जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, और हो सकता है ऑब्वियसली बच्चे बहुत होशियार होते हैं, जैसे उनको पता चलेगा ये स्किल्स इंपॉर्टेंट है वो ये स्किल सीखेंगे, पर थोड़ा सा बदलने वाली है ये चीज। ठीक है, खैर हमने, मुझे लगता है ये डिस्कशन काफी फ्लैश आउट किया है, पर क्या हम थोड़ा आगे की बात कर सकते हैं? जैसे काफी अब जो नया आया आपने एजेंटिक एआई, उसका जो मैं समझी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये नेक्स्ट लेवल ऑफ एजेंटिक एआई ये है कि आप अभी क्या है, मैं चैट कर रही हूँ, अब मुझे ग्रोसरी लिस्ट में, मैं चाहती हूँ कि मेरा एजेंट ग्रोसरी लिस्ट में ना सिर्फ वो डाल दे जो मैंने उसको बोला है कि मुझे दूध खरीदना है, पर नेक्स्ट लेवल इसका ये हो सकता है कि वो एक्चुअली ऑर्डर प्लेस कर दे। ठीक है, तो इस, और फिर उस तरफ दूसरा कोई एजेंट है, तो मेरा एजेंट आपसे एजेंट से बात कर सकता है, तो ऐसे बहुत सारे एजेंट इंटर एजेंट वगैरह भी हो रहे हैं, राइट? अगर आपने अभी रिसेंटली फॉलो किया हो तो मॉल्ट बुक करके या उसे ओपन क्लॉ जो कह रहे हैं, राइट, कि बेसिकली जहाँ पे एजेंट्स, एआई एजेंट्स दूसरे एआई एजेंट्स के साथ डिस्कशन कर रहे हैं और चैट कर रहे हैं, राइट? वो थोड़ा फ्रॉड था बाय द वे ख्याति। आई नो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं तो उसी में, मतलब ये डिस्कशन की बात है कि ये सब एक्सपेरिमेंट्स तो चल रहे हैं, लोग अभी हाँ, उसमें लेकिन से ये क्या क्या शायद भयानक होगा चीजें। नहीं, अभी तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं था मेरे ख्याल से, उन्होंने थोड़ा फ्रॉड ही मचाया था लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि ये संभावना के परे तो नहीं है, पर पहला एक्सपेरिमेंट जो था उन्होंने थोड़ा सा लोगों को, जितना मुझे समझ में आया कि उन लोगों ने वहां पीछे से लोग ही सब कुछ कर रहे थे, और ऐसा समझाया गया, आपको दिखाया गया कि एजेंट कर रहे थे, तो असल में एजेंट नहीं कर ऐसा रहे है थे। क्या? मॉल्ट बुक में ऐसा है? हाँ हाँ, ओके, तो वो असली हाँ, में ये नहीं मुझे था, नहीं तो पता उन था। लोगों हाँ, ने थोड़ा सा सेंसेशन और पीआर ज्यादा बनाया, तो अभी लेकिन ये है कि लोग उसके झांसे में भी क्यों आए, क्योंकि ये लगता है कि ऐसा हो सकता है, पर अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा कि एजेंट लोग, वहां भी हो रहा था कि एजेंट लोग बात कर रहे हैं कि मुझे एक आदमी चाहिए वगैरह वगैरह, एजेंट में अभी इतनी हाँ, नहीं वोल्यूशन नहीं, नहीं है। कहने की बात ये है, हाँ सॉरी हाँ मैं बता देती हूँ, मैं पॉइंट क्या बनाना चाहती थी, क्योंकि जब हम ये खोलना शुरू करेंगे, राइट, जब हम कहेंगे कि अच्छा अब एजेंट को ज्यादा बाउंड्री देंगे, उसको ज्यादा परमिशंस देंगे खुद करने के लिए, राइट, तो वो अगेन वो सवाल आ जाता है कि आपको इसकी सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर किस तरह से आप प्राइवेसी अपनी मेंटेन करने के लिए या अपने डेटा को कंपार्टमेंटलाइज कैसे करें, तो ये सब पॉइंट्स होंगे सोचने के लिए, और आई थिंक उस पे अभी इतना किसी ने सोचा है कि नहीं सोचा, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली इसके ऊपर उसका इस भी एक डायरेक्शन एजेंट में भी बना बात दोगे ना होगी। आप, एक प्राइवेसी एजेंट जो ये सोचेगा कि प्राइवेसी कैसे रखनी चाहिए, कि आपके पास दो एजेंट होंगे, अभी जैसे लोग कैसे कर रहे हैं, एक एजेंट कोड लिखता है और एक एजेंट टेस्ट करता है कि तेरा कोड ठीक है कि नहीं है, उसी तरह से आप एक ऊपर एक और एजेंट चला सकते हो जो बोलेगा कि तुम चेक करो कि इसमें हमने प्राइवेसी सिक्योरिटी ठीक से देखी है कि नहीं देखी है, तो आप हाँ, तो सब जगह अब मतलब एजेंट के करने ऊपर को एजेंट बहुत, के ऊपर एजेंट। हाँ, तो करने को बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं रिसेंटली किसी से बात कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि वो एक अमेरिकन कंपनी में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आईटी का वो देखते हैं, तो उनको उनके बिजनेस से उन्होंने बहुत बोला कि अरे तुम लोग एआई यूज करो अपने, ये देखो एआई ये बता रहा है उसके हिसाब से करो। उन्होंने एक ही चीज बोली कि तुम ये जो एआई का आंसर है ना तुम करो इसको इम्प्लीमेंट, ठीक है, उसके बाद जो ब्रेक होगा ना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी Of नहीं है, course, ठीक है, of course, बिकॉज of एनीवेज course. ही अंडरस्टैंड्स कि ये जो आउटपुट है ये कितना गलत है, या तो बिकॉज देयर इज अ ह्यूमन बीइंग हाँ। हु इज पुटिंग दैट नहीं, और चेक, नहीं भी हो, आप किसी को जिम्मेदार तो ठहराना चाहते हो ना, जो खासकर सबसे बड़ा रीजन है जो एग्जाम्पल दिया प्रणय ने रेडियोलॉजिस्ट का, कि आप चाहते हो कि कोई इंसान उस दूसरी तरफ जिम्मेदार इंसान होना चाहिए काफी इंपॉर्टेंट जगहों पे, तो अब जिम्मेदार इंसान की जगह आप एआई को जिम्मेदार तो नहीं बना दोगे, आपको एक इंसान पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, वो तो चीज रहने ही वाली है।
तो ये जवाबदेही वाला पॉइंट ही मुझे सौरभ थोड़ा और एक्सप्लोर करना था। जैसे मैं खुद का उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी मैंने प्रोटोटाइप तो बना दिया, मैं बहुत सारे प्रोटोटाइप अब आसानी से बना लूंगा कई चीज़ों के, जो पहले मैं सोचता भी नहीं कि मुझे वो बनाना है, लेकिन अब वो प्रोटोटाइप्स मैं बना सकता हूँ, है ना। लेकिन प्रोटोटाइप को अगर आपको प्रोडक्शन रेडी करना है, और मे भी मिशन क्रिटिकल चीज़, अब मैं तो ठीक है वेबसाइट बना रहा हूँ तो अलग बात है, लेकिन कई मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स होंगे वगैरह, उसके लिए लोगों को आपको लगता है क्या कि फिर भी लोग बोलेंगे कि यार मैं किसी कंपनी को एक जवाबदेही के मामले से इसको दे देता हूँ, अब तू एआई यूज करना है तो तू कर, लेकिन बाद में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं तेरा ही कॉलर पकड़ूंगा। इसीलिए लोग एंटरप्राइज एआई फिर भी कंपनीज सॉफ्टवेयर सर्विसेज को जाएगा, या फिर कई और दूसरी तरह लोग ये भी बोल रहे हैं कि कई सारे फंक्शंस वो बोल रहे हैं कि मैं सॉफ्टवेयर सर्विसेज को क्यों दूं, मैं खुद ही 3-4 लोग खरीद मतलब हायर कर लेता हूं जो कि एआई एजेंट्स यूज करके मुझे अपना रिजल्ट दे देंगे, प्रोटोटाइप्स बना देंगे। तो हम लोग कैसे समझे इस बात को? तो ये अभी भी जैसा मैंने बोला कि ये वैल्यू कहाँ जाने वाली है ये बहुत क्लियर तो नहीं है। तो क्या बड़ी कंपनीज के आईटी डिपार्टमेंट्स कहेंगे हम ये सिस्टम्स खुद से बनाएंगे, हम एक्सटर्नल वेंडर्स यूज नहीं करेंगे, तब तो आईटी सर्विसेज की बहुत खराब हालत होने वाली है ना? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है फिलहाल, अच्छा। क्योंकि वो जो आईटी सर्विसेज वाले जो इंटरनल आईटी डिपार्टमेंट्स हैं फिलहाल, हो सकता है नई कंपनीज के अलग तरीके के निकले, पर जो फिलहाल की बड़ी कंपनीज के आईटी डिपार्टमेंट्स हैं वो तो उनका सिर्फ काम इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करना ही होता है, उतने में ही उनकी जान निकली हुई होती है। ठीक है, उनसे तो मतलब कुछ ही नहीं आप करा सकते। और वो अपना बिजनेस काफी अच्छे से समझते हैं, वो काफी समझते हैं कि हमको क्या करना है। यूजुअली वो लोग हर जगह सिर्फ जैसा ख्याति ने बोला गेट लगा रहे होते हैं, ये ठीक है कि नहीं है, मुझे दिखाओ ये क्यों कर रहे हो तुम, है ना। उनका काम है हर चीज में 10 सवाल पूछना, वो उस चीज में अच्छे हैं, हर चीज में 10 सवाल, उनको कुछ करना नहीं है ना कुछ बनाना है। और वो लोग अपने नीचे टेक्निकल टैलेंट तो बिल्कुल ही मैनेज नहीं करना चाहते, क्योंकि टेक्निकल टैलेंट मैनेज करना भी तो बहुत मुश्किल काम है, ऐसा थोड़ी है कि आसान काम। तो वो, और आज की डेट में जो मैं देख रहा हूँ वो लोग बिल्कुल अपनी आईटी सर्विसेज कंपनीज के पास ही जा रहे हैं कि हमको ये एआई वाला चीज भी और करके दो। मुझे इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज का नंबर तो नहीं पता, पर मुझे मालूम है कि एक्सेंचर में डेफिनेटली एआई प्रैक्टिस जो है वो $1 बिलियन प्लस हो चुकी है। ठीक है, तो बिल्कुल जो बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं उनमें ऑलरेडी एआई रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है फिलहाल, और ग्रोथ ही आ रही है। और शॉर्ट टर्म में तो मैं बिल्कुल ग्रोथ देखता हूँ इस चीज में, पर हेडकाउंट की ग्रोथ शायद जैसे मैंने बोला ना मिले। दूसरा हम एक जो चीज डिस्कस कर सकते हैं, ये जो हमने शुरू किया था सैसेकर और सैसोकैलिप्स से, कि ये जो अचानक से एकदम स्टॉक प्राइस गिर गया है जबरदस्त सॉफ्टवेयर कंपनीज का, वो क्यों गिर गया है, लोग इस चीज को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। कि एक तो ये चीज है कि हम देख रहे हैं कि भाई हमारे लोगों यंग बच्चों को नौकरियां मिलेंगी कि नहीं। दूसरा ये है कि ये कंपनीज वैल्यूएबल रहने वाली हैं कि नहीं रहने वाली, या ये कंपनीज बचेंगी कि नहीं। तो इसमें भी मुझे लगता है कि ये दो अलग सवाल है, क्योंकि काफी बार लोग ऐसा दिख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस गिर रहा है, इसका ये मतलब है कि ये कंपनियां बचेंगी नहीं। पर ये भी हो सकता है कि कंपनीज की शायद वैल्यू कम हो जाए पर कंपनीज बच जाए, है ना। तो जैसे कोई नई कंपनी आती है, कभी भी कोई नया क्षेत्र होता है, तो उसमें अभी मतलब देखो ना, इन्फोसिस वगैरह का आज की डेट में मुझे पता नहीं कितना मार्जिन वगैरह है, मैं सर्विसेज का बिजनेस काफी दिनों से नहीं देखा है, पर 25% से ऊपर उनका मार्जिन हुआ करता था, आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी कम हो गया होगा। एक्सेंचर वगैरह का 8-10% ही होता था, इन्फोसिस का 20-25% हुआ करता था। ठीक है, अच्छा। तो आप सोचोगे कि भाई आईटी सर्विसेज में इतना हाई मार्जिन बिजनेस क्यों है ये। तो अब ये पॉसिबल है कि ओवर टाइम, या फिर सैस कंपनीज जो है उनके मार्जिन तो और भी बहुत हाई होते थे, 30-40% के लेवल पे, क्योंकि क्लाउड का कॉस्ट काफी होता था, बट हाई मार्जिन बिजनेस माने जाते हैं ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर में। पर क्या ये चीज इस तरह से जाने वाली है जहां पर बहुत ज्यादा लोग और सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, बहुत सारे लोग और सॉफ्टवेयर बेचेंगे, तो ये नहीं है कि इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, लेकिन कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा और मार्जिन्स काफी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि एक काफी, और मार्जिन्स अगर कम हो जाएंगे फ्यूचर में तो डेफिनेटली फिर स्टॉक प्राइस की तो एकदम, स्टॉक प्राइस तो गिरेगा जबरदस्त, है ना। तो ये तो हमेशा, और अभी वीसीज बहुत ज्यादा निराश है, और वीसीज जो है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा कभी कभी हावी हो जाता है। लेकिन हो सकता है ये क्षेत्र वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ना हो। क्यों? क्योंकि इसमें हो सकता है $1 बिलियन कंपनीज कम बने,
लेकिन क्या $100 मिलियन कंपनीज कम बनेगी, ऐसा जरूरी नहीं है हो, लेकिन उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये इंटरेस्टिंग कंपनीज नहीं है, वहां पे लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, ये एक बिजनेस का पार्ट नहीं है। इस तरह से हुआ कि भाई अब रेस्टोरेंट खोलना तो एक वैसा चीज नहीं है ना जिसमें वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट एक अच्छा, अगर चल जाए तो अच्छा बिजनेस है, लेकिन उसमें इन्वेस्टर का पैसा चलाना हमेशा मुश्किल है। हाँ, फ्यूचर में कहाँ जाएगा, ग्रोथ वहां होता है ना, तो नॉन वो लीनियर शिफ्ट हो रहा ग्रोथ, है एक नॉन तरीके से। लीनियर नॉन लीनियर, ग्रोथ। हाँ, नॉन नॉन लीनियर लीनियर ग्रोथ बिल्कुल। होनी चाहिए। हो सकता है यहाँ पे नॉन लीनियर ग्रोथ उतनी ना दिखे, पर फिर भी अच्छे बिजनेस बनेंगे और शायद उसमें कैपिटल कम लगेगा। एक ये भी चीज है, बैरियर टू एंट्री कम हो जाएगा, कुछ 2-4 लड़के हॉस्टल में बैठ करके नई कॉम्पिटिटर बना देंगे बड़ी सी बड़ी कंपनी का, इस तरह से भी पॉसिबल है। कल मैं एक फाउंडर से यहाँ बात किया, प्रणय, मतलब अचरज करने वाले नंबर थे। 10 महीने में उनका रेवेन्यू, महीने का रेवेन्यू वो ट्रैक कर रहे थे, जीरो से लास्ट मंथ में $50 मिलियन का रेवेन्यू। क्या? एक महीने का, हम्म, एक महीने का रेवेन्यू $50 मिलियन का, ठीक अच्छा। है, 10 महीने में। हम्म, ये उन्होंने नया बिजनेस मॉडल डाला, तो ये इस तरीके की मैं बता रहा हूँ, ये अलग ही। लेकिन क्या ये 5 साल बाद भी वो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, और क्या कहते हैं, वो अपने बिजनेस को डिफेंड कर पाएंगे, ये कह नहीं सकते, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो शायद और कोई भी कर सकता है, या फिर उसमें वो डिफेंसिबिलिटी बना लेंगे। ये एकदम नया फिनोमिना है जहाँ पे लोग एक एक साल में मतलब लोग तो हैरान इसी से हैं कि $10 मिलियन महीने का हो रहा है बिजनेस लोगों का साल भर में, लेकिन 10 मिलियन क्या मतलब, मैं बता रहा हूँ, मैं ये $50 मिलियन महीने का तो सुन के मैं खुद ही मैं सोच रहा था ये क्या हो क्या रहा है बस। ठीक है, ये वैसे क्या दुनिया है। ये ऐसा हम्म, ऐसे नंबर कोई मुझे कभी भी बोलता तो मैं कभी नहीं मानता, ठीक है, हम्म, 2 महीने वैसे पहले भी नहीं मानता। हम्म, हम्म, वैसे प्रणय ने एक सवाल पूछा था जो मुझे लगता है कि आई आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, जो आपने जवाबदेही का सवाल पूछा था, राइट? और ठीक है, ये सब जो जिसको नया ट्राई करना है, मैं कुछ नया प्रोडक्ट बना के देखूं और कुछ कर बिल्कुल। लूं, वो सब कर सकते हैं, एंड वो बिल्कुल है, राइट? बट जो कंपनी एक एस्टेब्लिश कंपनी है, जो पिछले 200 साल से वो कंपनी चल रही है, राइट? बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ऐसी, राइट? 200 साल नहीं तो 150 साल से चल ही रही है बहुत सारी, राइट? उनका एक अलग मॉडल होता है ऑपरेट करने का, राइट? और उन और जो बड़ी कंपनी के पास एक एक्सपेक्टेशन भी होती है कि वो एक स्टेबिलिटी होती है और उनकी एक अकाउंटेबिलिटी होती है, उनकी जो लीडरशिप की, ठीक है? तो जैसे कि एक एग्जांपल है, और आप उससे हट नहीं सकते हो, जैसे कि एनरॉन का जो घोटाला हुआ था यूएस में, राइट? उस समय उन्होंने, काफी लोगों ने ऐसा बोला कि उनके लीडर्स ने ऐसे बोला कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स ऐसे आउटपुट दे रहे थे जिसका हम जानते नहीं थे, हम नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने इसकी अकाउंटेबिलिटी लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद वहां पे एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं सार्बान्स ऑक्सली एक्ट, सॉक्स कंप्लायंस बोलते हैं। जितने भी आईटी में जिन्होंने काम किया होगा, उन्होंने सॉक्स कंप्लायंस के लिए अप्लाई किया होगा कभी ना कभी। उसमें बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, एक प्रकार का प्रोसेस सेटअप किया है। अगर आप कोई प्रकार के फाइनेंशियल डेटा को पॉपुलेट करते हो अपनी सिस्टम में, राइट, तो उसके प्रोसेस में यू हैव टू शो कि मैंने इनफ इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरा ये डेटा सही है, मैं उससे छूट नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं उसको कंप्लाई करूंगा, राइट? तो मुझे लगता है जिस तरह से अभी ये एआई एजेंट जा रहे हैं, राइट, अगर बिजनेसेस एआई एजेंट अप्लाई करेंगे, सर वो कस्टमर से बात करने के लिए आप एआई एजेंट किया, राइट, उसने कुछ कमिट कर दिया, क्या होगा, राइट? या गलत कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और उसके हिसाब से आपकी डेटा खराब हुआ है, जो भी है, राइट? तो वो सब चीजों, उसके भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए कोई एक प्रोसेस से ही होगा, और वो प्रोसेस एक ओवरसाइट के थ्रू ही आएगी, और ये सब हमें करना पड़ेगा। मतलब वो अल्टीमेटली आने वाला है, ऐसे कुछ ना कुछ तो सेटअप होगा ही, जो लोग देखेंगे कि अगर ये गलत होगा तो फिर ये मेरी जवाबदारी होगी, और वहां से फिर वो बेसिकली एक चेक्स एंड बैलेंस होगा, जिसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि सब लोग बड़े खुश हैं, और मतलब बट अल्टीमेटली जो बिजनेस आगे नहीं जा रहे हैं, राइट? एक्चुअली अभी मैं देख रही थी, मैकेंजी का एक रिपोर्ट था कि ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयज नहीं कर रहे हैं एआई अडॉप्ट, एक्चुअली बिजनेस एआई इतना अडॉप्ट नहीं करना चाहता है, राइट? कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसको भी यही डर होता है ना कि अब मैंने एआई से कुछ किया, मेरे एम्प्लॉय ने एआई से कुछ आंसर दिया तो क्या होगा, राइट? तो आई थिंक ये ऑफ कोर्स जो एक बिजनेस डर चला है रहे हैं उनको ओवरऑल। ये एक जेन्युइन डर होता है, और ये एक इसके ऊपर क्या बोलते हैं हम, अलग अलग प्रोसेसेस, चेक्स एंड बैलेंस लगा के सबकी जहाँ कहाँ पे मेरी जवाबदारी है, अगर मैंने ये आउटपुट दिया है तो वो मैं देखता हूँ कि ये बराबर है कि नहीं है, राइट? कुछ भी वो उसका एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा अल्टीमेटली, वहां से इस सिस्टम में
आएगा, पर बट हाँ ख्याति उसके जो बारे में बहुत तुमने तुम बोला, सुनते नहीं है, लेकिन हाँ, आएगा। नहीं नहीं तुमने जो बोला, लेकिन ख्याति ना ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मुझे जनरली लगता है कि हम ये डिसरप्शन की बात क्यों ही करते हैं हमेशा। सी कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो हम ये वर्ड यूज करते हैं डिसरप्शन। तो डिसरप्शन क्यों होता है? क्योंकि जितने भी एग्जिस्टिंग बड़ी कंपनीज हैं वो हमेशा डर के रहेंगी, ठीक है, और वो बहुत सारे इस तरीके के रीजन ढूंढेंगी कि हम क्यों नहीं करना चाहिए, हमें, हम ये नहीं चेंज करेंगे। और फिर एक नई कंपनीज आएंगी जो ये सब बोलेंगी भाड़ में जाए, हम ये नए तरह से काम करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम सॉक्स कंप्लायंस या तो नहीं करेंगे, देखेंगे बाद में क्या होता है, रेगुलेटर को संभाल लेंगे हम, हाँ। और यूएस जैसी इकोनॉमी जो है वो ये चीज काफी अच्छे से हैंडल भी करते हैं। या फिर वो बोलेंगे कि हम यूएस में इनकॉर्पोरेट ही नहीं करेंगे, हम हम दुबई में करेंगे जहाँ सॉक्स कंप्लायंस मैंडेटरी नहीं है, वगैरह वगैरह, राइट। तो इस तरीके की बहुत सारे क्या कहते हैं, लोग अलग अलग तरह से नई कंपनी सोचती हैं और उसी से उनको वो एज मिलती है। तो डिसरप्शन तभी होता है जब कभी बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी चेंज आता है और एग्जिस्टिंग कंपनीज उससे उसको अडॉप्ट करने की जगह उसको रेजिस्ट करती हैं, और फिर नए प्लेयर आएंगे और फाइनली वो, या तो पुराना प्लेयर भी इसीलिए रिएक्ट करेगा कि भाई नया प्लेयर कर रहा है तो कंपटीशन फोर्स करेगा उनको, अपने आप से तो कोई चेंज नहीं करना चाहता दुनिया में, ठीक है। तो अब जैसे देखो अमेजोन आया, फाइनली वॉलमार्ट ने बहुत रेजिस्ट किया, लेकिन अब देखो तो वॉलमार्ट ने अमेजोन के बहुत सारी चीजों से सीखा भी और अपने आप को इम्प्रूव भी किया। तो वॉलमार्ट भी अभी तक है दुनिया में और अमेजोन भी बहुत बड़ी कंपनी नहीं बन नहीं गया, बिल्कुल लेकिन काफी सारे that- पुराने हाँ रिटेलर मर गए। हाँ, पर ये कहना कि कोई ये सारी जैसे हम चीजें बनेंगी उसमें कोई चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत नहीं होगी, ऐसा वो तो हम नए नहीं तरह से कहेंगे ना, होंगे कि ना, वो तो बनेगा जरूरी ही। नहीं है कि वो पुराने तरह से ही हो, ख्याति। नहीं नहीं हाँ। बिल्कुल नए तरीके से होंगे, पर हम्म आई थिंक द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिपीट और राइम, तो श्योर नहीं नहीं वहाँ वो प्रोसेसेस की भी एंड द अपनी जगह राइम होती है, एंड, वो होंगी, नए हाँ नए बनेंगे, श्योर। लेकिन अब देखो वो जो नई दुनिया जो में नए राइम प्रोसेसेस है बनेंगे। ख्याति, हाँ, पर वो जो राइम है उसमें एक जो बहुत कॉमन चीज है वो ये है कि आप हर पिछले 10 साल की बड़ी कंपनियों की लिस्ट देखोगे तो वो बदलती रहती हैं। अब पिछले हाँ 10 साल अभी, लेकिन एक बड़ा डिबेट वैली में खासकर ये चल रहा है। पर पुरानी कंपनी जाती भी नहीं है, हाँ पर ठीक है, वो हाँ सबसे हाँ बड़ी कंपनी नहीं रहेगी। नहीं, हमें हाँ ऐसा नहीं कि कभी नहीं जाती है। कभी नहीं आप जाती, ऐसा यूएस नहीं की है। खासकर जिसको बोलते हैं S&P 500 की लिस्ट देखोगे, उसमें काफी सारी कंपनियां बिल्कुल खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि वो हाँ बची ही हैं, है ना, अब वो कंपनी कोई बिल्कुल ही इंसान थोड़ी खत्म है, हो गई। अल्टीमेटली इट इज अ कनेक्शन ऑफ पीपल, और वो चेंज हाँ होगा, जैसे हाँ बिजनेस हाँ, एक चेंज होगा शम्पेटेरियन, तो सब हाँ बदलता एक जाएगा। शम्पेटेरियन प्रोसेस है, तो क्रिएटिव डिस्ट्रप्शन बिल्कुल हो रहा है। अब ये यही है, लेकिन कि काफी लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये एक नई चीज है देखने वाली, कि जो खासकर टेक जायंट्स हैं बड़े आज की डेट के, वो लोग बाय द वे बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन थ्योरी पढ़ते हैं यहाँ पे। इतना मैंने पिछले 8-10 साल में इधर देखा है, तो डिस्ट्रप्शन थ्योरी ओवरऑल नहीं थी, और डिस्ट्रप्शन थ्योरी बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं कि हम कैसे वो मिस्टेक्स ना करें जो पुराने लोगों ने करी हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि शायद अवॉइड करना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट बड़ी कंपनीज बन जाएंगी और उनको कोई हिला ही नहीं पाएगा। हाँ, डिसरप्शन और मुझे ऐसा होना लगता भी नहीं होगा। चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से डिसरप्शन, तो ये मुझे लगता है कि अभी तो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, पर ये रेजिस्टेंस जो है, जैसे आप बोल सकते हो यूएस मैन्युफैक्चरिंग ने बहुत टाइम से रेजिस्ट किया, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स वगैरह। अभी चाइना ने इतने सारे लगा करके इन लोगों को आंख खड़ी कर दी ना, तो कंपटीशन में इनको करना पड़ रहा है, वरना अपने हिसाब से कौन चेंज होना चाहता है। तो इट्स द कंपटीशन फाइनली फोर्सेस दीज थिंग्स, और डिजिटल वर्ल्ड में तो कंपटीशन और बहुत जल्दी आ जाता है। तो मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग समय आने वाला है खासकर, और ये मुझे लगता है कि फालतू का हुआ नहीं है, इसमें बहुत रियलिटी है। मे बी मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे ओवर रिएक्ट कर सकता है वगैरह, लेकिन मुझे लगता है जो भी कुछ हो रहा है बहुत बारीकी से सब लोगों को देखने वाली चीज है। और और दुनिया तो मतलब मैं तो बोलूंगा, मतलब क्या क्या टाइम है ये सब, हम लोग इस टाइम पर हैं। इस चीज का हम लोगों को बिल्कुल, या आई मीन व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात बोली। मैं ये एक सवाल पूछना चाहता था, तो अगर सारांश में ये आपने कहा कि कुछ आईटी कंपनीज का बिजनेस जा सकता है क्योंकि जिस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, लेकिन आईटी सर्विसेज एज एन इंडस्ट्री
रहेगा, शायद इतना हम्म प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा लेकिन फिर भी रहेगा, उसकी ज़रूरत रहेगी। तो ये हम लोगों ने बिल्कुल 2 चीज़ें एस्टेब्लिश कर ली। मैं आपसे ये पूछना चाहता था, हम्म जो श्रीधर वेम्बू ने कहा कि आप एक अगर नए डेवलपर है, या फिर आप, उन्होंने खुद के लिए भी कहा कि मुझे दूसरे विकल्प ढूंढने चाहिए आजीविका के, इसके बारे में आपको क्या लगता है? मुझे आजीविका के इन द सेंस कि हाँ, अगर अगर आपकी आजीविका इसी चीज में थी कि आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की बहुत इंट्रिकेसीज और ये सब आती थी, वो चीज ऑब्सोलीट हो जाएगी प्रणय, उसमें कोई मुझे लगता है शक नहीं है। और आपको, और काफी लोग हैं जो उस चीज में एक्सपर्ट है ना, कि आपको बहुत ही पेचीदगी आती है इन चीजों की। अब जैसे किसी को खड्डी की बहुत पेचीदगी आती है, फिर पावर लूम आएगा तो वो आपकी सारी की सारी नॉलेज व्यर्थ हो जाएगी ना। तो हमको इस तरह से सोचना चाहिए कि अगर प्रोग्रामिंग में भी किसी को बहुत ज्यादा इस तरीके की आती है पेचीदगी वगैरह, पर ये तो वो वाली जो उनको उनको बिल्कुल अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, उनको अलग तरीके के काम करने पड़ेंगे। अच्छे से अच्छे प्रोग्रामर जो है, मतलब ऑनलाइन में काफी पुराने प्रोग्रामर्स को जैसे फॉलो करता हूँ जो 50 साल से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम अचानक से पिछले 4 महीने में हम, हमारा एजेंट हमारा 90% कोड लिख रहा है, हम 10% लिख रहे हैं। ये पिछले 2-4 महीने में उनके साथ हो गया, राइट। तो ये जो लोग 50 साल से प्रोग्राम्स लिख रहे थे, तो और आज तक उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था, तो वो भी बोल रहे हैं कि ये चीज बिल्कुल, पर आप ही को सोचना पड़ेगा। तो आपको अलग लेवल पे काम करना पड़ रहा है, सोचना आप ही को पड़ेगा आप क्या करें। हाँ। लेकिन जो वो करने वाला काम है, वो तो मैं बोलूंगा तो बेसिकली एक चीज जो मैं टेक अवे बोल सकता हूँ, बहुत सारे लोग जो अपने यंग बच्चों को कोडिंग क्लासेस में भेजते हैं स्कूल वगैरह के टाइम में, उसमें तो उनका समय बिल्कुल मत व्यर्थ कीजिए। वो हाँ। बिल्कुल ही मेरे ख्याल से इसकी जगह चीज बनानी कैसे है, जिसको बोलते हैं ना, सिस्टम कैसे डिजाइन करना है, कैसे समझना है कि आप क्या बनाएं, क्यों वो चल रहा है। तो एक सिस्टम इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, सिस्टम इंजीनियरिंग कहीं जाने वाली नहीं है। आपको पता तो होना चाहिए ना कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ, वो कैसे काम करेगा, क्यों करेगा, लेकिन जो उसके अंदर की पेचीदगी है, उसको जो बनाने की प्रक्रिया है, वो आपको शायद नहीं सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल। हाँ। और एक और दृष्टिकोण से आप ये भी देख सकते हैं कि अब तो आप क्लाउड कोड चला दोगे, बैकग्राउंड में वो खुद ही एजेंट काम कर रहा है, तो आपके पास टाइम भी बहुत होगा। तो ऐसा भी हाँ नहीं है हाँ कि आप उस टाइम का उपयोग यूट्यूब वीडियोस देखने में भी कर सकते हो। लेकिन आप ये वाला वीडियो जरूर देखना। लेकिन उसके अलावा ऐसे कई वीडियोस हो सकते हैं जिसमें आपका समय ज़ाया हो सकता है, और ऐसे कुछ वीडियोस या ऐसे कुछ लर्निंग्स हो सकती है जिससे आप कुछ नया भी सीख सकते हो। तो वो तो हम पर ही निर्भर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो बढ़ ही रही है प्रणय, ये तो एक है ही। जब हमारे पास में इस तरह की चीजें कम होंगी करने को, तो हम एक दूसरे को एंटरटेन करेंगे गप्पे मप्पे मार के। एंटरटेनमेंट में एआई सबसे ज्यादा यूज हो सकता है, बिकॉज उसमें आपका अगर पसंद नहीं आया तो आपका यूट्यूब वीडियो खराब बना उतना ही होगा ना, मतलब उससे क्या खराब हो सकता है। तो आई थिंक वहां पे तो एआई को ज्यादा टेंशन नहीं है, और लोग बना ही रहे हैं, उस बहुत सारा यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, पर वहां पे भी ख्याति मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ना आप कनेक्ट करना चाहते हो कि मैं ये इंसान की आर्ट कंज्यूम कर रहा हूँ। अदरवाइज तो एआई हजारों पेंटिंग्स बना सकता है, लेकिन अगर आप जानते हो क्यों बनाई, किसने बनाई, क्यों बनाई, तो आप भी किसी इंसान से मेरे ख्याल से रिलेट करना चाहते हो जब आप। और ये बढ़ेगा, अभी तो नहीं है ऐसा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किसने बनाया, और आपका शायद रिश्ता आर्ट के साथ बीच में कभी कभी इम्पर्सनल हो जाता है। पर मुझे लगता है समय के साथ जो है वो आपका आर्ट के साथ रिश्ता पर्सनल हो जाएगा। लेकिन आप जहाँ पे केयर नहीं करते हो, फिर आप केयर नहीं करते हो, है ना। जैसे आपको है कि भाई मेरा मेरा रूम, आजकल घर का तो सब डिजाइन चैट जीपीटी से ही पूछते हैं कि मेरा ये रूम जो है इसकी फोटो डालते हैं, और वो नैनो बनाना से बोलते हैं कि इसका इंटीरियर करके मुझे दिखा दो, ठीक है, वो उतना हाँ, ये चलता वो एक इंसान करेगा जो जो बिल्कुल आर्ट नहीं समझता है, क्योंकि जो आर्ट समझेगा वो अपने घर को ऐसे 5 साल तक देखता रहेगा, और मैं ऐसे ऐसे चेंज है। करूंगा उस हाँ, टाइप का, राइट। तो लेकिन वो बहुत लोग जिसको कर रहे हैं, मैं करना है वो बता। हाँ करेगा। हाँ, पर जो जो केयर हाँ, नहीं कर रहे, तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे आप नहीं केयर करते हो वो चीज सस्ती भी हो जाएगी। और आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि कई बार लोगों का खुद का टेस्ट उतना तो खराब होता है कि चैट जीपीटी से एटलीस्ट एक लेवल तो बेटर हो जाता है। तो आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते एक अच्छे डिजाइनर के पास जाने के, लेकिन आपको फिर भी एक अच्छी चीज मिल जाती है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। मैं इसको ऐसे कंपेयर करता हूँ कि राइटिंग या कोडिंग हस्तशिल्प की तरह हो जाएगी। अभी हम्म हैंडीक्राफ्ट भारत में कैसे, ऐसा नहीं है कि हैंडीक्राफ्ट
है ही नहीं, हैंडीक्राफ्ट है, बहुत प्रीमियम होता है और उसकी जो इम्परफेक्शंस है वो लोगों को भी पसंद आती है, तो वो एक प्रीमियम। लेकिन हैंडीक्राफ्ट में इतने लोग तो है नहीं अब, और होंगे भी नहीं। तो जैसे राइटिंग को आप देखें, पहले हम सब लोग अच्छी राइटिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन अब एक बेस लेवल पे हर कोई राइटिंग कर पाएगा, उसको ढंग से इंग्लिश आती हो या नहीं हो, वो एक तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अब हम कि कोई हैंडीक्राफ्ट के कपड़े तो नहीं खरीद सकता, लेकिन एक रेडीमेड कपड़े तो सबके पास, मतलब लोग खरीद सकते हैं अगर सस्ते में, सबको मिल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो वो लेवल बिल्कुल। आपका जो बेयर मिनिमम था, हाँ। वो थ्रेशोल्ड बढ़ गया, तो सब लोगों के पास वो जरिया है, वो औजार है एक बनाने के लिए। लेकिन फिर भी एक हैंडीक्राफ्ट की कदर कुछ लोगों को रखते हैं, कुछ लोगों को है कि वो चाहिए। तो उस तरीके से शायद राइटिंग भी एक हैंडीक्राफ्ट की तरह हो सकती है, कोडिंग, अच्छी कोडिंग भी एक हैंडीक्राफ्ट की तरह हो सकती है, ये मुझे लग रहा था आइडिया। कोडिंग शायद अल्टीमेटली नहीं, मैं ये क्योंकि आप कहूंगी, कोडिंग से इतना पर्सनली इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन राइटिंग से तो बिल्कुल करते हैं। मुझे लगता है राइटिंग तो बिल्कुल वैसी हो जाएगी। किसी भी प्रकार के आर्ट में आर्टिस्ट आर्ट नहीं बनाता है, आर्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है, राइट? और वो पॉइंट ऑफ व्यू तो सब कोई दे सकते हैं। किसी आर्टिस्ट को हम पसंद करते हैं क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो शायद यूनिक होता है और जो लोगों को पसंद आता है। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एक अच्छे आर्ट को अच्छा आर्ट बनाते हैं, राइट? तो आई थिंक वो अभी भी नहीं बदला है कि अल्टीमेटली आप बना सकते हो जो चाहे। लोगों को एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए जो उनसे कनेक्ट करे, उनकी रियलिटी से कनेक्ट करे। आई थिंक वो ही कोशिश होती है एक आर्टिस्ट की। तो टूल्स बदल गए ऐसा सोच सकते हैं, आर्ट तो वही है शायद। बिल्कुल। तो ये मजा आया ठीक है। सौरभ, ये सब जान के। मैं अंत में यही कहूंगा कि हम लोग इसको एक दो इफेक्ट की तरह दे सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूटिव इफेक्ट और एक स्टिम्युलेटिव इफेक्ट। मतलब सब्स्टिट्यूटिव इफेक्ट ये हो सकता है कि आप बोलेंगे अब मैं करूँ ही क्यों चीजें, अब सब कुछ एआई पे दे दो। या फिर एक स्टिम्युलेटिव इफेक्ट हो सकता है कि अब आप वो चीज कर सकते हो जो आप पहले नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप बोल रहे थे यार पैसे नहीं है, लोग नहीं है, डेवलपर नहीं है। तो आप इसे स्टिम्युलेटिव इफेक्ट की तरह देखिए और शायद इससे और कोई फायदे होंगे। तो अभी हम लोग इस विषय पर और भी एपिसोड करते रहेंगे और हमारी एक अच्छी श्रृंखला बन जाएगी। शायद 5 साल बाद हम इस पे हंसेंगे कि हम लोग क्या बोल रहे थे एआई के ऊपर और क्या हो गया, लेकिन उसी डिस्कवरी में एक मजा है। तो आप लोग भी बताइए आपको कैसा लगा ये एपिसोड, आपके क्या विचार है इस विषय पर। ये एक ज्वलंत विषय है, रहेगा ये, तो आपके विचार सुनने में भी हमें बड़ी दिलचस्पी है। तो इसी पर हम लोग ये एपिसोड खत्म करते हैं। शुक्रिया। Okay. शुक्रिया।